नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है बाहों में चले आओ और इसकी राइटर हैं हुमा कुलसूम। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। ज़िंदगी के हक़ाइक़ कितने तल्ख़ और अज़ियतनाक होंगे, सोचा भी नहीं जा सकता। अगर देखा जाए तो हक़ाइक़ तो बहुत दूर, ज़िंदगी खुद एक तल्ख़ हकीकत है जिसे गुजारना और गुज़र जाना दो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। जवानी और लाउबालीपन का दौर गुज़रते पता नहीं चलता, तब तक ज़िंदगी बहुत खुश गुमानियों के साथ वारदात होती है, इसलिए ज़िंदगी अच्छी लगती है। मगर जब यही दौर गुज़र कर दूसरा मरहला गुजारने का आता है तो बहुत से राज फाश होते हैं। ज़िंदगी सही मायनों में सामने आती है। वो खुशगुमानियाँ ज़िंदगी के मज़े और रंगीनी बहुत बहुत पीछे रह जाती है और हम इस हकीकत को देखकर हैरान होते हैं। बाज़ लोग तो हिम्मत हार जाते हैं और बाज़ ज़िंदगी को हरा देते हैं। दोहरी स्ट्रेंज के हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। पहले ज़िंदगी हमारे हाथों खिलौना बनती है, फिर हम ज़िंदगी के हाथों खिलौना बनते हैं। अगर मैम ज़रूरी तो नहीं सबको इन हक़ाइक़ से गुज़रना पड़े। बाज़ लोग तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़िंदगी को एंजॉय करते आए हैं। अनीहा मिसेस मुनीर की बात काट कर बोली, जो उन्हें नफ्सियात पढ़ाती थी और इसी तरह हर वक्त किसी न किसी मौजू पर लेक्चर देती थी। बकौल अनीहा के मिसेस मुनीर को बहुत ज़्यादा दुख है, या तो वो अपनी ज़िंदगी से नाराज़ है या मियाँ से नहीं बनती। अनीहा ऐसी ही थी, हर एक के बारे में जल्द राय पेश कर देने वाली। अनीहा का ख्याल था कि अगर किसी को कभी दुख दिया ही ना जाए तो अपनी ज़िंदगी भी दुखों से दूर रहती है। इसलिए अनीहा भी इस कॉल पर अमल करती थी कि जियो और जीने दो, या फिर 2 दिन की ज़िंदगी है, इसे हंसकर गुजार दो, वगैरह वगैरह। इसलिए उसके दोस्त अहबाब का हल्का बहुत वसी था। वो जहाँ भी जाती अपनी हंसमुख और खुशबाश तबीयत की वजह से हर एक से दोस्ती गांठ लेती। जहाँ कहीं उसे कोई भी अच्छा लगता वो उससे दोस्ती कर लेती, ख्वाह वो कितनी ही एज की हो। उसकी अंकल आंटियों और लड़कियों के अलावा कभी किसी दूसरे से दोस्ती नहीं की थी। हाँ, उसकी कज़न्स में बहुत बनती थी, दोस्त तो बहुत थी, मगर उसकी अपनी खाला की बेटी नूर और स्कूल की फ्रेंड और कज़न आमना से बहुत बनती थी। वो अपनी हर बात उनसे शेयर करती। अव्वल तो वो किसी से भी बात नहीं छुपाती थी। उसकी फ़र्स्ट ईयर में ही मंगनी हो गई थी अपने चचाजाद से, सिर्फ 1 साल पहले। ये सब बातें उसने की थी, मगर उसका शायबा भी उसमें नहीं मिलता। अब वो सही मायनों में मिसेस मुनीर की कही हुई बातें सोचती कि उन्होंने जो कुछ कहा सच कहा। टीनेज की लाइफ वो नहीं थी जो अब है। ये वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हुआ, उसके अपने उससे क्यों दूर कर दिए गए, और पहले की तरह उसका दिल दोस्तों से बातें करने को क्यों नहीं चाहता। आखिर वो क्यों इतनी तन्हाई पसंद हो गई है। मामा चाय। अनीहा मिसेस फराज को चाय का कप उनके तख्त पर पकड़ाते हुए बोली। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। वो सर पर हाथ फेरकर चाय का कप पकड़ते हुए बोली। अंश के पापा उठ गए? वो अनिया को दोबारा किचन में जाते हुए देखकर बोली। जी बेगम साहिबा, मेरी सरताज, हम उठ गए। अनिया, जो मुड़कर जवाब देने वाली थी, मिस्टर फराज अहमद को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर दोबारा किचन में चली गई। अनिया बेटा देखो, अंश उठ गया, अगर नहीं उठा तो उठा दो, ऑफिस से देर हो रही होगी, मिसेस फराज ने कहा तो वो जी अच्छा कहकर ऊपर चली आई। कमरे में जाते ही देखा तो अंश अभी भी सो रहे थे। उसने दराज में से टाइम पीस निकाला और ड्रेसिंग टेबल का दराज बंद करके वो वापस बेड के पास आ गई। घड़ी पर 8 बजने में 1 मिनट था। उसने अलार्म लगाया और खुद अलमारी से उसके कपड़े निकालने लगी। वो पिछले 2 माह से उसे उसी तरह उठा रही थी। अलार्म बजते ही वो उठ चुका था। अंश भी उस हरकत का आदी हो चुका था। इतनी देर में अनिया सूट निकालकर कुर्सी पर रख चुकी थी और साथ शूज़, मोज़े, घड़ी और वॉलेट, मोबाइल और गाड़ी की चाबियां जो टेलीविज़न के पास पड़ी हुई थी। साथ ही वो बाहर निकल गई बगैर कुछ कहे। अंश उसको देख कर रह गया और उठकर वॉशरूम में घुस गया। अनिया बेटा, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो, मैं बराबर वाले घर में जा रही हूँ। अल्लाह की करम से सलमा की बहू की गोद हरी हो गई है, मैं उसे मुबारकबाद ही दे आऊँ। मिसेस फराज दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए डाइनिंग रूम में बैठी अनिया से बोली, जो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए न जाने किन ख्यालों में गुम थी। जी अच्छा। वो कप मेज़ पर रख कर खुद उनके पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए आ गई।
दरवाज़ा बंद करके खुद वापस सोफे पर बैठ गई। शाम तो हो ही चुकी थी। किचन से फारिग हुई थी कि डोरबेल बज उठी। वो हाथ दुपट्टे से खुश करके दरवाज़ा खोलकर बाहर गैराज में गेट खोलने आ गई। बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। उसने मेन गेट खोल दिया। गाड़ी में अंश मौजूद था। वो गेट खोलकर खुद अंदर आ गई। अंश भी गाड़ी गैराज में खड़ी करके और गेट बंद करके अंदर आ गया और टीवी लाउंज में ईजी होकर बैठ गया। अनेहा पानी का ग्लास ले आई। उसे देने की बजाय उसके सामने पड़े हुए मेज़ पर रखकर खुद वापस किचन में मुड़ गई। पिछले 2 माह में यूं ही बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा था। अंश खोल कर रह गया था और पानी का ग्लास पकड़कर उसके पीछे आ गया। उसे किचन में आता देखकर वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। आखिर तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? वो पानी का ग्लास शेल्फ पर पटक कर बोला। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर मसरूफ़ अंदाज में फ्रिज की तरफ बढ़ गई और फ्रिज की चीज़ें इधर से उधर करने लगी। अंश जिल्लत के एहसास से खौल कर रह गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अनेहा जब फ्रिज बंद करके वापस मुड़ी तो अंश ने बाहर जाती हुई अनेहा का बाजू पकड़कर पूछा। अंश की आंखों में 1 मिनट तक देखती रही, फिर अपने बाजू की तरफ उसने देखा और बड़ी आहिस्तगी से अपने बाजू को उसके हाथों से आज़ाद कर लिया और वापस मुड़कर किचन से बाहर चली गई। अगर अंश ने देखा था, उसकी आंखों में वही तासुर था जो दिलचस्प मंजर को देखते हुए तमाशाइयों का होता है। जब वो अमीश को बेबस, मजबूर, अजियत में देखती थी तो उसके सीने में जैसे जलती हुई आग पर पानी के ठंडे छींटे पड़ते और कुछ देर के लिए वो हर गम से आज़ाद हो जाती थी। मैं 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में। प्लीज़ मामा मेरा बैग तैयार करवा दें। अंश रात के खाने पर जब सब बैठे हुए थे मिसेस फराज से बोला। क्या मतलब बेटा? तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? अपनी बीवी से कहो, वही तुम्हारा हर काम करती है। मिसेस फराज को अमीश का यूँ कहना अच्छा नहीं लगा था तो उसकी बात पर अनेहा के साथ अमीश भी चौंक गया और दोनों ने पल के पल एक दूसरे को देखा था। दरअसल मामा मुझे आदत है ना अपना हर मसला और काम आपको बताने की, इसलिए। वो जल्दी से वजाहत पेश करते हुए बोला। बेटा अगर जा ही रहे हो तो अनेहा को भी साथ ले जाओ। तुम्हारी शादी को 3 माह हुए हैं मगर तुम लोग एक बार भी कहीं घूमने के लिए नहीं गए। मिस्टर फराज हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोले तो खाना खाती अनेहा का हाथ फौरन रुक गया। अमीश भी एक पल को हैरान होकर बाप की तरफ देखने लगा। हाँ तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं अमीश। जब से तुम लोगों की शादी हुई है तुम लोग एक बार भी बाहर नहीं गए। तुम अनिया को भी अपने साथ ले जाओ, इसका भी दिल बहल जाएगा। हर वक्त गुमसुम रहती है। मिसेस फराज भी मिस्टर फराज की हमायत में बोली तो अमीश ने एक पल के लिए अनिया की तरफ देखा था जो उसी की तरफ देख रही थी और उसी पल अमीश ने फैसला किया था कि वो भी वो सारे काम करेगा जिसमें उसकी मर्ज़ी ना हो। जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अपनी बहू से पूछ लें, वो जाना चाहती है। अमीश जानबूझकर सारा इल्ज़ाम अनिया पर डालकर बोला। ये क्या बात की तुमने? भला अनिया को क्या एतराज़ हो सकता है? कब तक जाना है? मिसेस फराज अपने साथ बैठी अनिया की तरफ देख कर बोली। जाना तो अमीश को 2 रोज़ बाद था मगर उसने झूठ बोल दिया। कल दोपहर को 12 बजे जाना है, वो खड़े होते हुए बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया बेटे ये बर्तन मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने और अमीश के कपड़े पैक कर लो। वो बर्तन उठाती अनिया से बोली तो वो दोबारा किचन में चली गई। मामा मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो बाहर जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला और साथ ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। अनिया जो अभी बात करने का इरादा रखती थी उसके बाहर जाने का सुनकर कसमसा कर रह गई। तमाम काम निपटाकर वो वहीं टीवी लाउंज में उसका इंतज़ार करने लगी। रात के 11:30 बज गए। चौकीदार भी अमीश के इंतज़ार में बाहर गेट पर बैठा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो छुट्टी करके वापस आया था और अब काम में मसरूफ़ था। अनिया अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई क्योंकि दोपहर को उसे सोने की आदत नहीं थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। न जाने किस पहर उसकी आँख लग गई थी। सुबह सुबह उसकी आंख खुल गई। उसने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर नीचे आ गई। अलबत्ता अमीश कमरे में मौजूद नहीं था। मिसेस फराज तख्त पर कुरान पढ़ रही थी और अमीश उनके पास उनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। ये उसके लिए नया सीन नहीं था। जब भी उसका ऑफिस जाने का मूड नहीं होता था या छुट्टी होती थी वो इसी तरह सुबह सुबह उठ जाता था। वो किचन में आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। मामा हमारे जाने से आप अकेली कैसे घर में रहेंगी? कोई आपके पास भी तो। वैसे भी मैं बाद में अमीश के साथ चली जाऊंगी। अभी वो मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं तो जाने दें। अनिया किचन से फारिग होने के बाद मामा से बोली। अमीश और मिस्टर फराज नाश्ते के बाद ऑफिस जा चुके थे क्योंकि अमीश को ज़रूरी फाइल्स लानी थी और वो 10:30 बजे आने का कह गया था और इस दौरान वो मामा को रजामंद करना चाहती थी। मेरी फ़िक्र तुम मत करो, मैं कुछ दिनों के लिए नादिया को बुलवा लूँगी। इसी बहाने तुम्हारी थोड़ी तफरीह हो जाएगी।
और आबो हवा चेंज हो जाने से तुम्हारी तबीयत भी फ्रेश रहेगी। वो अनिया को प्यार से समझाते हुए बोली, मगर मामा, इस्लामाबाद में सर्दी होगी और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है। मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं और इतनी जल्दी कपड़े तैयार नहीं हो सकते, इसीलिए कह रही हूँ मैं बाद में चली जाऊँगी। वो कुछ देर बाद सोचकर बोली तो मिसेस फराज थोड़ी देर खामोश हो गई। लो, तुम मुझे पहले बता देती, मैं अमीश को कहकर ड्राइवर मंगवा लेती और तुम बाज़ार से रेडीमेड सूट ले आती। मिसेस फराज अनिया की बात पर बोली, मैंने थोड़ी देर पहले ऑफिस फ़ोन किया था मगर वो ऑफिस से निकल चुके हैं। अनिया कुछ बात न बनते देखकर झूठ बोल गई ताकि कहीं वो ऑफिस फ़ोन ही ना करने बैठ जाएं। तो तुम मोबाइल पर देख लेती, वो फिक्रमंदी से बोली। मामा, मोबाइल की मेरे ख्याल में बैटरी डाउन है, इसीलिए सिग्नल नहीं मिल रहा है। अनिया मिसेस फराज को फिक्रमंद देखकर फ़ौरन फिर झूठ बोल गई तो मिसेस फराज खामोश हो गई। अनिया फ़ौरन उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मामा आप इतनी टेंशन ना लें, हम बाद में चले जाएंगे। वो मिसेस फराज को खामोश देखकर बोली। मिसेस फराज उसकी तरफ देखकर उठ गई। अनिया खुश थी कि अमीश जब आएगा तो मिसेस फराज उसे बता देंगी और वो किसी कीमत पर उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। तकरीबन 10 बजे के करीब अमीश आया तो उसके हाथ में 4-5 पैक थे और वो पैकेट उसने लाकर तख्त पर रख दिए। मिसेस फराज जो सीढ़ियाँ उतर रही थी उसके हाथ में पैकेट देखकर मुस्कुरा दी। अमीश भी हंस दिया। अनिया मिसेस फराज की आवाज़ पर किचन से बाहर आई थी। जी मामा, वो गीले हाथ दुपट्टे से साफ करते हुए बोली। अब बस करो, अमीश तुम्हारे लिए कुछ शॉलें, 2 जर्सियाँ और कुछ रेडीमेड कपड़े लेकर आया है, तुम इन्हें बैग में रख लो और देखो कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। वो मैचिंग पोनी, चूड़ियाँ और ज्वेलरी लाया था जिसकी वो तारीफ़ कर रही थी। अनिया गुस्से से खौल कर रह गई। वो जितना जाने से इनकार कर रही थी अमीश उतनी ही उसकी राहें तंग कर रहा था। वो तख्त के पास पड़ी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने एक नज़र गुस्से से खड़ी अनिया की तरफ देखा था और जवाब में उसने जिस तरह देखा था अमीश से मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल था, इसलिए वो फाइल उठाकर ऊपर चला गया। चले, अमीश गुस्से से दरवाज़ा बंद करती अनिया को देखकर बोला तो उसने जवाबन गुस्से से देखा था और अमीश मुस्कुरा दिया था। ये सब उसकी और मिसेस फराज की प्लानिंग के ज़रिए हुआ था। अमीश ने पहले ही मिसेस फराज को बता दिया था कि अनिया ऐसे ऐसे बहाने बनाएगी और वो इस तरह का भी रवैया रख रही है, तो मिसेस फराज ने एक ही नतीजा निकाला था कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर ले जाओ। आबो हवा और माहौल बदलेगा तो वो भी सही हो जाएगी और तुम भी खुलकर बात कर सकोगे। और रमेश मिसेस फराज की बात मान गया था क्योंकि वो अपनी हर बात मिसेस फराज से डिस्कस करने का कायल था और इस्लामाबाद मीटिंग वाली बात भी झूठ थी। मिसेस फराज ने मिस्टर फराज को कायल कर लिया था। मरीम अमीश ने अपने दोस्त का छोटा सा कॉटेज बुक किया था और वहाँ उसने अपने दोस्त के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया था कि वो लोग आ रहे हैं 1-1.5 हफ्ते के लिए और कुछ दिन वो लोग गिलगित भी रहेंगे। सफ़र नहायत खामोशी से गुजर रहा था। अनया ने कुछ नहीं कहा था। वो कब से गाड़ी से बाहर गुजरते रास्तों को देख रही थी, कभी लहलहाते खेत देख रही थी और कभी कच्चे पक्के मकान। अमीश काफ़ी देर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, फिर उकताकर उसकी तरफ देखा जो दिलचस्पी से बाहर देख रही थी। अमीश ने हाथ बढ़ाकर कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। गाना गाड़ी में गूंजने लगा। गाने के बोल सुनकर अनया ने एक पल उसे देखा था और एक नज़र कैसेट प्लेयर की तरफ, फिर दोबारा बाहर देखने लगी थी। बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा है, आज क्या जो हुआ हमारा मिलन, ये संग है उम्र भर का, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, फिर कम से कम आज तो खुल के मिलो ज़रा हमसे। अनया ने फिर गुस्से से पहलू बदला था क्योंकि गाना और गाड़ी का माहौल बहुत रोमांटिक हो रहे थे। अमीश उसके बदलते इज़्तिराब को देखकर मुस्कुराया था, मगर उसके देखने पर मुस्कुराहट छुपाकर सामने देखने लगा था। और फिर अनया ने कैसेट प्लेयर ऑफ करके कैसेट निकालकर पिछली सीट पर फेंक दी और अमीश की मुस्कुराहट कहके में बदल गई। अनया ने गुस्से और बेबसी से एक नज़र उसे देखा था और फिर दोबारा बाहर देखने लगी थी। मरी पहुंचकर अमीश के दोस्त अदील और उसकी बीवी हुमैरा ने उनका इस्तकबाल किया था। मुलाजिम सामान निकाल रहा था और अमीश अदील से गले मिल रहा था। अनया ने हाथ से हुमैरा को सलाम किया था और जवाबन हुमैरा ने हाथ पकड़कर गले लगा लिया था। कैसा गुजरा सफ़र, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी तो नहीं हुई? अदील डाइनिंग रूम में जाते अमीश से पूछ रहा था। नहीं। ओके, वैसे तुम्हारा तो मरी आने का प्रोग्राम नहीं था, फिर यहाँ कैसे और वो भी हमसे पहले? अमीश सोफ़े पर आराम से बैठते हुए बोला। अनया हुमैरा के साथ दूसरी तरफ वाले सोफ़े पर बैठ गई जो कुछ फासले पर था। मैंने सुना कि तुम्हारे साथ भाभी भी आ रही हैं, तो हुमैरा भी कहने लगी कि हम भी कुछ दिन मरी में छुट्टियाँ गुजार आएँ, तुम लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। अदील हंसते हुए बोला।
अच्छा किया, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तुम अदनान से भी कह देते, वो भी अपनी बीवी के साथ आ जाता। अभी वो दावतों में मसरूफ़ है, कह रहा था 1-2 दिन तक देखूंगा। ऐसे भाभी, आप घर के कामों के अलावा और क्या करती हैं? हुमैरा मुस्कुराकर बोली। कुछ भी नहीं, वाम से अंदाज में बोली। आप कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं? हुमैरा उसे खामोश देखकर फिर बोली। जब इनकी बिजनेस मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। वो फिर मुख्तसर बोली। बिजनेस मीटिंग किन की? अमीश भाई की। मगर वो तो कह रहे थे छुट्टी गुजारने के लिए जा रहे हैं। मुझे अदील ने तो ये नहीं बताया। वो हैरान होकर बोली। इस्लामाबाद में है। वो फिर मुख्तसरन बोली। कब? वो अभी तक हैरान थी। कल। वो उसकी हैरानी पर मज़ीद बोली। कल? मगर कल तो मॉल रोड जाने का प्रोग्राम है। खुद अमीश भाई ने कहा था, और वैसे भी अदील और अमीश भाई बिजनेस पार्टनर, अगर कोई ऐसी वैसी मीटिंग होती तो अदील मुझे ज़रूर बता देते। वो मुस्कुराते हुए खुद ही सवाल और जवाब कर रही थी। अनिया हैरान ज़रूर हुई थी, मगर अब वो समझ गई थी कि अमीश झूठ बोलकर उसको अपने साथ लेकर आया है। अगले दिन मॉल रोड पर फिरते रहे, सारा दिन माल रोड की खाक छानते रहे, कभी कहीं तो कभी कहीं। शाम को होटल में खाना खाया था, आते वक्त आइसक्रीम खाई थी। अमीश, अदील और हुमैरा मजाक कर रहे थे। सारी रात आग जलाकर बाहर बैठे रहे। अनिया ने शॉल ओढ़ रखी थी जो अमीश लेकर आया था, और वो खामोश थी। अगर हुमैरा कुछ कहती तो वो भी मुख्तसर सा जवाब दे देती। अभी 9 ही बजे थे, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। लो, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, और देखो तो ऐसे लग रहा है जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। हुमैरा मुस्कुराकर अदील से बोली। हाँ, वाकई टाइम कितने आराम से गुजर रहा है। अदील भी मुस्कुरा दिया था। अनिया खामोशी से उठकर जाने लगी तो अमीश ने उसकी तरफ देखा। हुमैरा फ़ौरन बोली। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? वो भूख लग रही थी इसलिए। बोलना क्या था, निकल कुछ और गया मुंह से। वो साथ ही खामोश हो गई। आपने होटल में भी बहुत कम खाना खाया था, भूख तो जाहिर ही बात है लगनी ही थी। खैर कोई बात नहीं, क्या आप इस वक्त अकेली जाएंगी? वो खामोश खड़ी अनिया को देखकर बोली। हाँ, नहीं, वो मेरा मतलब है कोई बात नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं चली जाऊंगी, पास ही तो स्ट्रीट है। वो गड़बड़ा कर बोली। अमीश, मेरे ख्याल में तुम भाभी के साथ चले जाओ, हम तुम्हारे आने तक कॉफ़ी का इंतज़ार करते हैं। अदील अमीश से बोला तो अमीश ने एक नज़र खामोश करी अनिया की तरफ देखा। अनिया ने अपना चेहरा मोड़ लिया था और अमीश खामोशी से उठकर उसके पीछे चल दिया था, जो खामोशी से आगे बढ़ गई थी। अदील, मुझे लगता है अमीश भाई और अनिया भाभी में कोई झगड़ा है। देखो, मियाँ बीवी वाली कोई बात ही नहीं उन दोनों में। अमीश भाई अपना काम खुद करते हैं, अनिया से भी बात नहीं करते, और अनिया भाभी बिल्कुल खामोश। उनके सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर उनका चेहरा देखकर लगता नहीं वो इतनी खामोश तबीयत की मालिक है। हुमैरा उन लोगों के जाने के बाद बोली। हाँ, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ऑफिस में भी अमीश कुछ खोया खोया रहता है। पहले मैं समझा शायद भाभी की जुदाई है, मगर यहाँ भाभी और अमीश को देखकर सब समझ चुका हूँ। शायद उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया, शायद अमीश की ज़बरदस्ती की शादी है। अदिल भी अपनी बीवी के ख्यालात से हम आहंग होकर बोला। तुम्हें सुबह सुबह भूख लगी थी, या तुम वहाँ बैठना नहीं चाह रही थी? अमीश इतने अरसे में उसके मूड को कुछ कुछ समझ चुका था। वो जो काफ़ी देर से खामोश चल रहा था बोला। अनिया, यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत है ना, यहाँ की फ़िज़ा कितनी मीठी और ठंडी है। वैसे इन कपड़ों में तुम बिल्कुल माहौल का हिस्सा लग रही हो। कितने बादल हो चुके हैं, जैसे अभी किसी के मन की प्यास को बुझा दे। और साथ ही अनिया की तरफ नज़र गई जो खामोशी से चली जा रही थी। अमीश को ऐसे लगा जैसे वो अंधेरे और हवा से अकेले बातें कर रहा है, या एक पत्थर के साथ अपना सर फोड़ रहा था। और साथ ही फूड स्ट्रीट आ गई। अनिया वहीं रुक गई और एक नज़र अमीश की तरफ देखा जो थोड़ा पीछे खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। अनिया ने नज़रों का जाविया बदल लिया तो अमीश भी बगैर कुछ कहे आगे और आगे ही बढ़ता चला गया। अनिया के बिल्कुल पास से होकर गुजर गया तो अनिया दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अमीश एक दुकान के अंदर चला गया था। उसे अभी 5 मिनट ही खड़े हुए होंगे कि उसके पास एक फुटबॉल आकर गिरा। उसने अपने पाँव के पास से उठा लिया। आनी, ये मेरा है, एक बच्चा उसके पास आकर बोला। वो इतना प्यारा था कि कोई भी उसको देखकर उसकी तरफ मतवज्जे हो सकता था। अनिया उसकी तरफ देखने लगी। ये आपका है? वो प्यार से उसके पास बैठकर बोली। जी, वो आंखें मटकाकर बोला तो अनिया मुस्कुरा दी। आपको किसने लेकर दी? अनिया का उससे बातें करने को जी चाह रहा था। पापा ने। नहीं, मामा ने। नहीं, दोनों ने, वो सोचते हुए बोला तो अनिया मुस्कुराती। उसकी बात सुनकर अनिया ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। आपका क्या नाम है? वो फुटपाथ बाल एक तरफ रखकर बोली। मेरा नाम हारिस। वो फिर सोच कर बोला। किसने रखा था? वो उसके गाल छूकर बोली। पता नहीं। वो उसके हाथ अपने गाल से झटक कर बोला। वो 3-4 साल का गोल भटोल सा बच्चा था। मामा पापा कहाँ हैं? वो उसे गोद से उतार कर बोली तो उस
बच्चे ने उस दुकान की तरफ इशारा कर दिया जहाँ भी उमेश गया था। बाहर बच्चों के खेलने की जगह थी और उस दुकान के ऊपर वाली छत फैमिली के लिए थी और सीढ़ियाँ दुकान के अंदर से जानी थी। अन्या मुस्कुरा दी। आइसक्रीम खाओगे? वो खड़ी होकर उसे भी उठाते हुए बोली। जी खिला दे। उसकी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मेरा फुटबॉल? वो नीचे पड़े हुए फुटबॉल की तरफ देखकर बोला। हम वापस आकर ले लेंगे। वो भी फुटबॉल की तरफ देखकर बोली। मगर ये गुम हो जाएगा और फिर आप कहाँ से लेकर देंगी? की बात पर वो हंसी थी और उसके गाल छूकर बोली थी, ले दूंगी और वैसे भी नहीं गुम होता। और साथ ही वो उसे लेकर आइसक्रीम लेने गई थी। आइसक्रीम वाला बाहर ही साइकिल लेकर खड़ा था। अमीर जो बर्गर पैक करवा कर बाहर आया था, अन्या बच्चे को आइसक्रीम दिलवा रही थी और वो उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ा। ये वाली गंदी है, मुझे कप खाना है मैंगो वाला? बच्चा बोला। देखिए आप मैंगो का कप दे दे। वो कॉर्नेटो वापस करके बोली। अमीश पीछे खड़ा था। ये मज़े की है, आप खाएं। बच्चा एक चम्मच लेकर बोला और दूसरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा दी थी और साथ ही नवाला ले लिया। मज़े की है? वो उसकी तरफ देखकर बोला। 20 रुपये हो गए। आइसक्रीम वाला उनकी तरफ देखकर बोला। 20? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं। अन्या परेशान हो गई। आपके पास पैसे नहीं तो अन्या आपने आइसक्रीम क्यों दिलवाई? कितनी बुरी बात है बगैर पैसों के आइसक्रीम खाना। वो सियानों की तरह समझाते हुए बोला तो अन्या परेशानी के आलम में भी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, हम आपके अंकल से पैसे लेकर दे देंगे। वो अमीश के बारे में सोचकर बोली। अगर वो भी ना लाए होते तो? बच्चा आइसक्रीम से हाथ रोककर बोला तो अन्या उसकी बात पर हंस दी थी और साथ ही पीछे मुड़कर देखा था तो अमीश खड़ा था। अमीश ने आगे बढ़कर वॉलेट से पैसे निकाल कर दिए थे और 2 कॉर्नेटो और ले ली थी। एक अन्या की तरफ बढ़ा दी थी और एक खुद हाथ में पकड़ ली थी। अन्या ने एक नज़र अमीश की तरफ देखा और बच्चे की तरफ देखा था और अमीश के हाथ से ले ली थी। आनी, मैं अब जाऊँ? बच्चा नीचे उतर कर बोला। हाँ। आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? अमीश बच्चे की तरफ देखकर बोला। हम लोग होटल में। आप कहाँ? वो उल्टा उनसे पूछने लगा तो अमीश के साथ साथ अन्या भी मुस्कुरा दी। यहीं पास ही। अन्या उसके पास बैठकर बोली। हम कल फिर यहीं मिलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, मगर आप पैसे लेकर आइएगा। मैं भी लाऊंगा। बच्चा अन्या के कान के पास आकर बोला। अच्छा। अन्या हंसते हुए बोली। वो बच्चा मुड़ गया तो अन्या भी उठकर खड़ी हो गई तो वो अमीश के साथ आगे बढ़ गई। तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? साथ चलती हुई अन्या की तरफ देखकर पूछा तो अन्या ने अमीश की तरफ देखा था। शायद वो तंज कर रहा था मगर उसके चेहरे पर तंज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तुम इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मुझे हैरान होने का भी हक नहीं? अमीश उसको अपनी तरफ देखता पाकर बोला। आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। वो अपनी आइसक्रीम का रैपर उतार कर बोला। उसके हाथ में बर्गर वाला शॉपर भी था। वो अभी फूड स्ट्रीट के पास ही थे। आसमान पर कितने गहरे बादल हैं, लगता है अभी जल थल हो जाएंगे। वो आइसक्रीम खाते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला। तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही? खुद आइसक्रीम खाते हुए जो अन्या की तरफ देखा तो वो कौन वैसे ही हाथ में पकड़े चली आ रही थी। वो तारीख गली में मुड़कर बोला। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जब अन्या ने कोई जवाब न दिया तो चलते हुए अमीश के पाँव रुक गए और साथ ही थोड़ी देर पहले वाला खुशगवार मूड भी बदल गया। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा होता हूँ तो मुझे उसका जवाब भी चाहिए होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं पागल हूँ जो तुम्हारे ऐसे रवैयों को खामोशी से बर्दाश्त कर जाऊँगा? वो वहीं खड़ा जाती हुई अन्या का बाजू दबोच कर बोला। आइंदा मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी तुम? एक कपल उन लोगों के पास से गुजरा तो वो तमस्खुर से देखते हुए जा रहे थे। अन्या की आंखों में मारी शर्मिंदगी के आंसू आ गए। उसने आंसू भरी निगाहों से अमीश की तरफ देखा तो अमीश को एक पल ऐसा लगा जैसे वो अभी उन झील सी आंखों में डूब जाएगा। इसलिए उसने निगाहों के साथ उसका हाथ भी छोड़ दिया। साथ ही बादल भी बरसने लगे। बहुत ज़ोरों की बारिश हो गई। वो लोग आधा रास्ता तय कर चुके थे। अन्या ने जल्दी से शॉल और अच्छे तरीके से अपने ऊपर ओढ़ ली। अमीश उसका हाथ पकड़कर शटर के नीचे खड़ा हो गया जो मुसाफिरों के लिए कोठी के बाहर बना हुआ था और साथ ही दरख्त की टहनी पर शॉपर लटका दिया और खुद हाथ एक दूसरे में मसलने लगा। अन्या सर्दी से कपकपा रही थी जो जर्सी और शॉल लेने के बावजूद भी सर्दी महसूस कर रही थी। अमीश ने जैकेट पहन रखी थी। बारिश के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश तेज शुरू हो चुकी थी। हु पास से गुजरता एक शरारती लड़कों का टोला सीटियाँ बजाते हुए गुजरा। कुछ लोगों ने तो फिक्रे भी कसे। मारे शर्मिंदगी की अन्या ने उसकी तरफ ही नहीं देखा। वो नज़रें ही नहीं उठा पा रही थी। अमीश खुद शर्मिंदा था। टहनी से शॉपर उतारा और खामोशी से अन्या के साथ चलने लगा। बाकी सफ़र खामोशी से गुजरा। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आप लोगों के तो सारे कपड़े भीग गए भाभी, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, सर्दी भी लग सकती है।
मेरा भीगी हुई अन्या और रमेश को देखकर बोली तो अन्या खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम लोग कहीं जा रहे हो? रमेश सोफे के पास बैग पड़े देख कर बोला। हाँ, घर से फ़ोन आया था, मारिया की तबीयत ठीक नहीं। मारिया दिल की बहन का नाम था। हुमैरा अमीश के पूछने पर बोली तो तुम लोग सुबह चले जाना। अमीश शॉपर मेज़ पर रख कर बोला नहीं यार, मामा और बाबा का फ़ोन आया था कि सुबह या अभी पहुंचो, और वैसे भी हम लोग गाड़ी में जाएंगे, चंद घंटों में इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र तय कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अदिल मुस्कुराते हुए बोला। मगर अमीश फिर बोला, लेकिन अदिल ने हाथ रोककर उसे खामोश कर दिया। अच्छा, खुदा हाफिज़। वो मुस्कुराकर गले मिलते हुए बोला। मेरे ख्याल में भाभी बाथरूम में है, आप मेरी तरफ से उन्हें खुदा हाफिज़ कह दीजिएगा। हुमैरा अमीश से बोली। अमीश उन लोगों को गाड़ी तक छोड़कर वापस अंदर आ गया। वो लोग जा चुके थे। वो शॉपर पकड़कर अंदर कमरे में आ गया। अन्या अभी भी शायद बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। अमीश ने शॉपर मेज़ पर रख दिया और उसमें से अन्या का कॉर्नेटो निकाल कर खाने लगा। खुद जैकेट उतार दी और सोफे पर इजी होकर बैठ गया। अन्या तौलिए से बाल खुश करती हुई बाहर आ गई। तौलिया एक तरफ रखकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर कंघी करने लगी थी। अमीश को बड़े मज़े से आइसक्रीम खाते हुए देखकर वो बालों में ब्रश फेरने लगी। इतनी देर में उसने अपनी पुश्त पर निगाहों की तपिश महसूस की। वो बाल पुश्त पर वैसे ही बिखरे छोड़कर मुड़ने लगी तो अमीश की आवाज़ पुश्त पर सुनाई देने लगी। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, जैसे काली घटाएं। वो मुस्कुराकर बोला तो अनिया ने 1 मिनट से पहले उन बालों का जूड़ा बना लिया जो पुश्त पर बिखेरे छोड़कर आने वाली थी। अमीश उसकी हरकत पर मुस्कुराया था। उसके मुस्कुराने पर अन्या ने उसकी तरफ देखा था। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जब किसी की तरफ उठती हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी को कत्ल करने का इरादा रखती हों। अमीश की इस बात पर उसने फ़ौरन अपनी निगाहों के साथ साथ रुख भी बदल लिया। अमीश की मुस्कुराहट कहके में बदल गई थी। वो उसके गुरेज से फ़ायदा उठा रहा था। वो उसके पल पल बदलते चेहरे के रंगों को महसूस कर रहा था, जो घबराहट और उलझन दोनों वाजे कर रहे थे। वो एकदम उठा और मुस्कुराते हुए अन्या के पीछे खड़ा हो गया। कुछ सोचकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मुड़कर बेड पर तकिया रख कर लेट गया। वो बिल्कुल बेड के सेंटर में लेटा हुआ था। मेज़ के नीचे दोनों हाथ रखकर वो पाँव पर पाँव चढ़ाकर सीटी पर कोई धुन गुनगुनाने लगा और साथ साथ पाँव को भी हिला रहा था। अन्या से अब खड़े होना भी दो भर हो गया, क्योंकि वो धुन के साथ साथ गाने भी लगा था। वो जो समझी थी कि वो सोफे पर बैठा होगा और वो बेड पर एक साइड पर लेट जाएगी, मगर उसे बेड पर मौजूद देखकर वो एक साइड पर पड़े हुए तकिए की तरफ बढ़ी और उसे उठाने लगी। यहीं पर अन्या से भूल हो गई और रमेश ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अन्या लड़खड़ाती हुई उस पर आ गिरी थी। कुछ पल रमेश उसकी झील सी गहरी आंखों को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके जोड़े में लिपटे बाल खोल दिए। उसके रेशमी बाल कुछ अन्या के पुष्ट पर बिखर गए और कुछ रमेश के मुंह पर आ गिरे। रमेश ने उन्हें हाथों में पकड़ लिया। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं, जैसे काली घटाएं। अन्या जो नज़रें झुकाए हुए थी उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी आंखें इतनी नशीली और शराबी हैं कि दूसरा इंसान इसमें डूब जाए। तुम्हारे होंठ इतने नाजुक हैं जैसे पंखुड़ियाँ गुलाब की। वो होंठों पर उंगली फेरते हुए बोला। रमेश प्लीज़, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली, मगर कुछ बोल ही ना सकी क्योंकि रमेश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। जब ये हंसते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेरा नाम तो मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। वो उसके लबों पर हाथ रख के बोला और साथ ही वो जसारत कर चुका था कि अन्या उसे देख कर रह गई। वो पल पल बहक रहा था और वो उसके साथ बहकना नहीं चाहती थी, मगर वो हिल भी नहीं सकती थी। उन 3 माह में उसने पहली बार खुद को मजबूर और बेबस महसूस किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ आज वो उसके इरादों को टाल नहीं सकेगी। वो आज उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। नफ़रत से उठी हुई नज़र आज नहीं उठेगी। वो रफ्ता रफ्ता पिघल रही थी उसके एहसासात से, उसके जज्बात से। 3 माह में पहली बार वो उसके असार में कैद हुई थी। पहली बार रमेश की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हुई थी और रमेश की आंखों में जो ठाठे मारता हुआ समंदर था वो रास्ता पा चुका था। वो मुकम्मल उसके असार में थी, अपने दिल के पास, सांसों और धड़कनों के नज़दीक थी, जिसे उसने 1.5 साल से टूट कर चाहा था। सुबह जब अमीश की आंख खुली तो अन्या उसके पहलू में नहीं थी। वो उठकर बैठ गया और अंगड़ाई लेने लगा और ठंडी ठंडी हवा को सांस के जरिए अपने अंदर उतारने लगा। फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसी पल अन्या बाथरूम से बाहर निकली थी। शायद वो नहा कर निकली थी। चेहरे से फ्रेश लग रही थी। उसने नज़रें फेर ली। अमीश उसके गुरेज पर मुस्कुरा दिया। वो अभी बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी क्योंकि सामने अमीश था। वो कतरा कर गुजरने लगी तो अमीश ने आगे हाथ रख दिया। प्लीज़ अमीश,
वो उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा तो वो पीछे हटकर बोली, क्यों? अमीश उसके पीछे हटने पर बोला, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। वो काफ़ी देर के बाद बोली तो अमीश हैरत से उसे देखने लगा। बीवी हो मेरी, अमीश उसे कंधों से पकड़ कर बोला, मगर मैं ये नहीं मानती। वो उसके हाथ कंधे से झटक कर बोली तो अमीश लहजा भर को देख कर रह गया। फिर वो गुस्से से बोला, ये क्या बकवास लगा रखी है तुम? बीवी हो मेरी, हमारा निकाह हुआ है, तुमने खुद दस्तखत किए थे। वो गुस्से पर फिर भी काबू पाकर बोला, मजबूरी के सौदे को तुम मेरी मर्जी नहीं समझ सकते। वो दस्तखत ज़बरदस्ती किए थे। अगर तुम मुझे मजबूर ना करते इस वक्त और मैं मजबूर ना होती तो मैं कभी भी तुमसे निकाह ना करती, कभी भी नहीं। मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। वो कुछ देर की बात बोली, और जब दिल में कुछ नहीं है तो मैं अपना आप भी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे प्यार करने पर मजबूर करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना नहीं चाहती। आखिर में वो रोने लगी और फिर मुंह पर हाथ रखकर वो नीचे बैठती चली गई। मगर रमेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कड़ी धूप में खड़ा कर दिया, या वो कहीं दूर, बहुत दूर तन्हा निकल आया हो और उसे वापस रास्ते की कुछ खबर न हो। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल से खुशगुमानियाँ निकाल कर एकदम हकीकत का आईना दिखा दिया हो। सच का कड़वा जहर निकलना बहुत मुश्किल था हमेश के लिए। उसे अनिया की बातों पर एतबार ही नहीं आ रहा था, या शायद वो ज़्यादा ही खुशफहम हो गया था, जो समझता रहा कि वो उससे मोहब्बत करती है, मगर सिर्फ गुरेज बरतती है। मगर वो दिल से उससे नफ़रत करती थी। वो समझता था कि वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, मगर वो दिल में ज़रा बराबर उसके लिए गुंजाइश न रखती थी। वो उससे बात तक न करना चाहती थी। वो सिर्फ मजबूरी का सौदा था उसके लिए। अगर वो उसे छोड़ दे तो वो खुशी खुशी अलहदा हो जाएगी। इतनी तल्ख और कड़वी हकीकत सुनने के बाद अमीश वहाँ एक पल नहीं ठहरा था। वो वहाँ से निकल पड़ा था। अनिया को गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने फ़ौरन चेहरा ऊपर उठाया था। वो कहीं नहीं था। वो खड़ी हो गई थी। वो बहुत थक चुकी थी, या शायद दिल का गुबार काफ़ी गुम हो चुका था। वो खिड़की के पास आ गई। बाहर अभी भी बहुत गहरे काले बादल थे। आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। वो खिड़की के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा मौसम बहुत पसंद था, मगर जितनी उसे बारिश पसंद थी अब उतनी ही जहर लगती थी, क्योंकि उसकी पहली मुलाकात बारिश में ही हुई थी। वो अपने घर के बाहर बने हुए लॉन में अपने कज़न्स के साथ बारिश एंजॉय कर रही थी। वो खूब उछल कूद रही थी। वो और उसकी कज़न नूर, मरियम और आमना और साथ उसके भाई के दोनों बच्चे, वो सब बारिश में नहा रहे थे। अम्मी और चच्ची अंदर पकौड़े बनाते हुए पका रही थी। साथ गरम गरम गुलाब जामुने और समोसे थे। उसी वक्त एक नौजवान अंदर आ गया था। ए मिस्टर, आप कौन और अंदर क्यों आए? अनिया उसे देखकर बोली। वो नौजवान रमेश था। मैं आपके सामने घर से आया हूँ, और वैसे भी ये मेरा मसला है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। रमेश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा था। वो देखता ही रह गया। सिर्फ एक नज़र ही में उस पर न जाने क्या असर हुआ था कि वो सुन्न हो गया था। पिंक और पर्पल कलर के प्रिंटेड सूट में बालों को पिनअप करके बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। आंखों में शरारत के साथ साथ शोखी भी थी। उसकी झील सी आंखें भी शरारत से पुर थी। खुद उसके होंठों पर दबी दबी से मुस्कुराहट थी। बच्चे बारिश में गेंद खेल रहे थे। उसी असना में बाल उछल कर रमेश के सर पर लगी तो चोट से खून बहने लगा। अनिया, उस बेचारे के सर से खून बह रहा है और तुमको हंसी सूझ रही है, तुम बिल्कुल पागल हो। वो अपनी बेटी को डांट कर बोली। सॉरी माँ। वो फ़ौरन सॉरी बोली, मगर उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो शर्मिंदा होंगी। बेटा तुम अंदर आ जाओ, मरियम आपके बैंडेज कर देती है। मिसेस फ़ारूक वहीं खड़ी बोली तो अमीश उसके साथ अंदर चला गया, मगर उसने उन तीनों की हंसी सुनी थी। चलो तुम अंदर, ताई अम्मा तुम लोगों को बुला रही हैं। मरियम बाहर आई तो वो बरामदे में कैबिन की कुर्सियों पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। तुम कभी आइसक्रीम खाने से बाज मत आना। वो जब लाउंज में से होकर गुजरी तो मिसेस फ़ारूक ने उसे आइसक्रीम खाते हुए देखकर कहा, सॉरी मामा, आइंदा नहीं खाऊंगी। वो मुस्कुराती हुई बोली। अमीश बैंडेज करवाकर सोफे पर बैठा हुआ था। मिसेस फ़ारूक उसके साथ वाले सोफे पर बैठी हुई थी और अनिया उन लोगों के सामने वाले सोफे के पुष्ट पर हाथ रखकर खड़ी थी। चलो ठंड लग जाएगी, अंदर जाकर कपड़े चेंज कर लो। मिसेस हैदर किचन से बाहर निकल कर बोली। ओके चच्ची। वो उनके गले में बाहें डालकर बोली तो वह उसके गाल चूमकर अंदर चली गई। वो रात के खाने पर अपनी अम्मी की तरफ से लगाई जाने वाली शिकायत पर सफाई पेश करते हुए बोली तो उसे छींक आ गई। तुम्हें सर्दी महसूस हो रही है? चच्ची उसे छींके मारते हुए देखकर बोली। नहीं माई स्वीट चच्ची, बस अचानक ही छी।
वो फिर बोली तो उसे फिर छींक आ गई और फिर 6-7 एक साथ छींके लेती चली गई। मेरे ख्याल में रानी से सर्दी लग गई है, तुम गाड़ी बाहर निकालो, हम अभी दवाई लेकर आएंगे। मिसेज अदर चेयर से उठकर अपनी साथ वाली चेयर पर बैठी अनिया को उठाकर बोली, चाची मैं ठीक हूँ, आप भी बस। वो फिर बोली तो उसकी आई छींक रुक गई क्योंकि इमरान भाई दरमियान में बोल उठे थे, और नहाओ बारिश में, ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली, सर्दी तो लगेगी। मिसेस फारूक उसे डांट कर बोली तो अनिया मुस्कुरा दी। आप रुके अम्मी, मैं चलता हूँ और खुद ही डॉक्टर अजीज़ से दवाई ले आता हूँ, आप इतनी सर्दी में ज़रूर बाहर जाएंगी, चलो अनिया। दानियाल अनिया से बोला तो उठती हुई चच्ची रुक गई। भाई मैं भी चलूँ? आमना अपनी चेयर से उठकर बोली, एक तुम्हारी कमी थी, चलो वैसे भी ये तुम्हारे बगैर इंजेक्शन थोड़ी ही लगवाएगी। दानियाल आमना को देखकर बोला, नूर तुम भी चलो वरना तुम्हारे दिल में भी हसरत रह जाएगी। नूर जो खुद जाने के लिए मचल रही थी फ़ौरन खुशी खुशी उठ गई। मैं नहीं जा रही और ना ही मुझे इंजेक्शन लगवाना है, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। अनिया इंजेक्शन के नाम पर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं पर ले आता हूँ। दानियाल डाइनिंग रूम से बाहर जाते हुए बोला तो वो ना ही करती रह गई। अच्छा बाबा चलती हूँ, मगर एक शर्त पर, तुम्हें वापसी पर मेरी बात माननी होगी। वो उसके कान के करीब पास आकर बोली, ताई अम्मा ये आइसक्रीम की बात कर रही है। दानियाल ने फ़ौरन शिकायत लगा दी तो वो उसकी डबल पॉलिसी पर गुस्से से बोली, मैंने आइसक्रीम का कब कहा, मैं तो कह रही थी दवाई ले आऊँगी मगर इंजेक्शन नहीं लगवाऊँगी। वो नाराज़ होते हुए डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। चलो अब तो आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी, दानियाल उसके पीछे जाते हुए बोला। 1 महीने बाद अनिया का इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान हुए और ख़त्म हो गए और वो इम्तिहानों से फारिग होकर घर बैठ गई थी। आगे के क्या इरादे हैं तुम लोगों के? जब वो लोग कैरम खेल रही थी तो इमरान भाई ने पूछा, क्या मतलब आगे हम BCS करेंगे? अनिया आमना की तरफ देखकर बोली, हाँ बिल्कुल, और नफ्सियात में डिप्लोमा लेंगे। आमना उसके ख्यालात बयान करते हुए बोली, और नूर तुम भी BCS करोगी? जी इमरान भाई, जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ मैं। वो मुस्कुराते हुए शौर लगाते हुए बोली, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अनिया इमरान भाई की तरफ देखकर बोली, इतनी रात को और वो भी इतनी सर्दी में, अम्मी को पता चल गया ना तो कीमा कर देंगी। इमरान भाई कुशन से उठते हुए बोले, अम्मी कहेंगी या बेगम साहिबा कहेंगी? अनिया मजाक उड़ाकर बोली, इमरान आपको छोटी अम्मी बुला रही हैं। मरियम ने उन लोगों के कमरे में आकर कहा, और तुम लोग भी सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। इमरान भाई के बाहर निकलते ही मरियम उन लोगों से बोली, कल का कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ ताकि कल की बोरियत से बचा जाए। आमना सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोली, तुम लोग खुद ही सोच लो। वो दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गई। ये कौन है? अनिया सामने वाले घर में एक आदमी को जाते हुए देखकर बोली, किसकी बात कर रही हो? आमना और नूर भी बाहर आ गए। वो देखो कितना ज़बरदस्त और स्वीट इंसान लगता है। अनिया अंदर जाते हुए आदमी की तारीफ़ करके बोली, जाने दो, हर एक की शक्ल पर शराफतनामा नहीं लिखा होता। नूर अनिया की तरफ देखकर बोली, मगर वो तो ऐसे नहीं लगते, और बाज़ लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, अंदर और बाहर से शरीफ, नाइस और चार्मिंग प्रिंस। अनिया मुस्कुराते हुए नूर के पीछे कमरे में आ गई। तुम लोग क्या इस आदमी के बारे में बहस लेकर बैठ गई? पता नहीं कौन है और तुम लोग लड़ने पहले लग जाओ। आमना उन दोनों को लड़ते देखकर बोली, तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग अब सो जाओ। आमना कमरे की लाइट ऑफ करती हुई बोली। वो तीनों आज लंच करने होटल गई थी। तय ये हुआ था कि लंच के बाद आइसक्रीम खाई जाएगी। ये प्रोग्राम अनिया ने बनाया था जिस पर सब राज़ी हो गए थे। वो दोनों ट्रे उठाकर ऊपर आ गए। होटल का यही इंतज़ाम था। अरे ये तो हमारे सामने वाला है। आमना की अचानक नज़र रमेश पर पड़ी। हाँ ये वही है। नूर को भी अचानक याद आया था। अनिया ने पीछे मुड़कर देखा था। हाँ है तो वही, मगर तुम अपने ध्यान से खाओ, देख नहीं रही उसके साथ 3 आदमी और हैं? अनिया उन लोगों को देखकर बोली, हाँ पहली बार आया इसलिए घबराहट हो रही है। नूर मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो तीनों बर्गर और कोक की तरफ मुतवज्जे हो गई। बर्गर और कोक खाने के बाद वो टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर रही थी। आइसक्रीम कब खाना है? नूर बोली। जाते हुए खाएंगे, और फरहान और अदनान के लिए पैक भी करवा लेंगे। अनिया मुस्कुराते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। अमेश उन लोगों के पास आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम। नूर मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग यहाँ? अमेश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ हैरान भी था। मेरे ख्याल में खाने की जगह है, कहीं भी हम लोग आ सकते हैं। अनिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मतलब ये नहीं था, आपको अकेले पहले नहीं देखा। आप लोगों के साथ इमरान या दानियाल वगैरह होते थे, इसलिए पूछा कि आज आप अकेली? अमेश अनिया की तरफ देखकर बोला, ये अकेली तो नहीं, हम दोनों भी इसके साथ हैं। वैसे भी हम घर में बता कर आए हैं।
आमना फ़ौरन मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ मेरे ख्याल में दोस्तों के साथ आए थे। नूर उसकी तवज्जो उन तीनों की तरफ दिलवाने लगी जो सीढ़ियों के पास खड़े थे। जी दरअसल मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ आए थे। अमीश उन लोगों की तरफ देखकर बोला। अच्छी जगह चुनी है मीटिंग करने की, अनिया तंज करते हुए बोली। अमीश ने उसकी तरफ देखा था। अभी भी उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। बात करते हुए वो आज भी बेबी पिंक और डार्क पिंक कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। कानों में पिंक कलर की बालियाँ और पिंक कलर की सैंडल पहन रखी थी। वो आज भी खिलती हुई कली की मानिंद लग रही थी। मेरे ख्याल में आप अच्छे तरीके से मुआयना कर चुके हैं। अब आपके दोस्त बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। अनिया उसको अपनी तरफ देखता पाकर बोली। आप काफ़ी बोल्ड हैं। अमीश अपनी चोरी पकड़े जाने पर मुस्कुरा कर बोला। मैं बोल्ड होने के साथ साथ काफ़ी तेज़ भी हूँ। दूसरों की बात और हरकत को बहुत जल्द नोट करती हूँ। अनिया मुस्कुरा कर बोली। मेरे ख्याल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अमीश जाते हुए बोला। गुड बाय। अनिया मुस्कुरा कर बोली तो अमीश ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा था और फिर आगे बढ़ गया था। तुमने नोट किया उस दिन भी जब हम दानियाल भाई के साथ आइसक्रीम खाने पार्लर गए थे तो ये मोहतरम वहाँ भी थे। ये हर वक्त फिरते रहते हैं। मुझे नहीं लगता ये काम वाम करते हैं। अनिया उसके जाने के बाद उठते हुए बोली। हमें क्या लेना देना इससे या इसके काम से। हमारी बला से ये जो मर्ज़ी करता फिरे। अनिया बाकी पैसे लेते हुए बोली। इन लोगों ने आइसक्रीम ली और गाड़ी में आकर बैठ गई। अनिया वैसे देखने में ये ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक है, तुम्हें क्या लगता है? नूर आइसक्रीम खाते हुए बोली। मुझे क्या, जैसा मर्जी हो, मुझे कौन सा इससे शादी करनी है। अनिया अपनी गोंद ख़त्म करते हुए बोली और साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर ली। क्या पता हो ही जाए, नूर मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। तुम ये अल्फाज दानी के सामने कहना, फिर देखना कैसा वो तुम्हारा भरता बनाएगा। आमना पीछे बैठी हुई नूर की तरफ देखकर बोली। मेरा क्यों? नूर डिठाई से बोली। तो क्या वो मेरा बनाएगा? आमना उसकी डिठाई पर बोली। तुम लोग इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकती। अनिया मुड़ते हुए बोली। हाँ छोड़ सकती हूँ अगर तुम कॉलेज से वापसी पर रोज़ हमें आइसक्रीम खिलाओ तो। नूर मुस्कुराई थी। तुम हमेशा खाती रहना और एक दिन खाते खाते पेटू की तरह फूल कर फट जाना। आमना उसके ज़्यादा खाने पर बोली। तो तुम कौन सा कम खाती हो? नूर उसके मोटा कहने पर नाराज़गी से बोली। चलो उतरो, बाकी लड़ाई अंदर जाकर करना। अनिया गाड़ी गेट के अंदर लाती हुई बोली तो वो लोग बारी बारी बाहर निकल आए। हाय ये क्या हो गया? गाड़ी के एकदम रुक जाने पर आमना बोली। वो लोग कॉलेज से वापस आ रही थी। नूर को उतारने के बाद वो लोग घर आ रही थी। उतरेंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी को क्या हुआ है। अपनी चाबी इग्निशन में छोड़कर बोली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। हाय ये तो टायर पंक्चर हो गया। आमना पिछले टायर को देखकर बोली। अब क्या करें? आमना अनिया की तरफ देखने लगी जो खुद परेशान खड़ी थी। देखते हैं, शायद आसपास कोई वर्कशॉप हो। अनिया दाएं बाएं नज़रें दौड़ा कर बोली। एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई वर्कशॉप है? अनिया फुटपाथ पर गुजरते हुए एक आदमी से बोली। ये अगले मोड़ की नुक्कड़ पे ही वर्कशॉप है। वो आदमी उन लोगों की तरफ देखकर बोला। शुक्रिया। आमना जल्दी से बोली। इसे शुक्रिया तो कह दिया, अब क्या इसे यहाँ लाएं या गाड़ी वहाँ ले जाएं? अनिया उस आदमी के जाने के बाद बोली। तुम पहले नहीं बोल सकती थी, हम इस आदमी को ही कह देते। आमना गर्मी में तपते हुए बोली। हाँ वो तो जैसे हमारे हुक्म का गुलाम था, फ़ौरन जाकर वर्कशॉप से किसी आदमी को ले आता। अनिया उसके अंदाज में तपते हुए बोली। एक तो ऊपर से इतनी सख्त गर्मी और 2 घंटे सर खपाने वाला पीरियड और अब इस गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। आमना गुस्से से बोली। ए खबरदार जो मेरी गाड़ी को कुछ कहा। अनिया फ़ौरन अपनी गाड़ी की हमायत में बोली। अच्छा ऐसा करते हैं, या तो मैं जाकर आदमी को बुला लाऊं या तुम। अनिया पास खड़ी आमना को देखकर बोली। मैं? आमना अपनी तरफ उंगली करते हुए बोली। ठीक है मैं बुला लाती हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। अनिया गाड़ी से बैग निकालते हुए बोली। यार ये नुक्कड़ पर ही तो जाना है, क्या जान निकली जा रही है? यार मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं बुला लाती हूँ। आमना फ़ौरन आगे बढ़ते हुए बोली। अभी वो 2-4 कदम ही गाड़ी से आगे बढ़ी होगी कि उन लोगों के पास एक ब्लैक कोरोला रुकी। आप लोग यहाँ, एनी प्रॉब्लम? अमीश गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला। लो इसे भी अभी हाजिर होना था। अनिया उसे देखकर मुंह में बुड़बुड़ाई। दरअसल हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। आमना उसकी गाड़ी के पास आकर बोली। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, मैं अभी बदल देता हूँ। अमीश गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। चलो जी हमारा मसला हल हो गया। आमना मुस्कुराकर अनिया की तरफ देखते हुए बोली। अमीश ने डिक्की से दूसरा टायर निकाला और जल्दी से टायर बदलने लगा। 10 मिनट में टायर बदलकर वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो चुका था। लीजिए आपकी गाड़ी का टायर लग चुका है। थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा एहसान किया। अनिया मुस्कुराकर बोली।
ये ले लीजिए। इसे हाथ झाड़ते हुए देखकर अनिया ने टिश्यू पेपर अपने हाथ वाला उसकी तरफ बढ़ाया तो वो अपने कपड़े साफ करने लगा। इतनी सख्त गर्मी में आपने हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना भी बहुत ज़्यादा मशकूर नज़र आ रही थी। इसमें इतनी आसानमंदी की क्या ज़रूरत है। ये तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो पड़ोसी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ चुकाने आ गया। अमीश मुस्कुरा कर बोला, ये मेरा कार्ड रख लें, कभी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लीजिएगा। वो कार्ड लेते हुए बोला, अच्छा फिर मुलाकात होगी। अमीश उसके पास से गुजरकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला, तौबा कितनी गर्मी है। अनिया गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली और साथ ही गाड़ी तेज़ी से भगा कर ले गई। उन लोगों की गाड़ी के चले जाने के बाद अमीश भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सफ़ेद यूनिफॉर्म में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुमने नोट किया, हम जहाँ जाते ये वहाँ ही पाया जाता है। शाम को वो लोग उसे कमरे की बालकनी खोलकर बैठी पड़ रही थी जब आमना ने किताबों से सर खपाती अनिया से कहा, हाँ हर मोड़ पर हर जगह एक ही चीज़ देखने को मिलती है। मैं तो उकता गई हूँ। अनिया काम करते हुए बोली, नहीं उकताने वाली तो कोई बात नहीं, शक्ल और सूरत भी उकताने वाली नहीं और देखने में भी ज़बरदस्त है। आमना ने कहा, मुझे तो एक आँख नहीं भाता, मेरा बस चले तो मैं शक्ल भी ना देखूँ। अनिया गुस्से से बोली, नज़रें अभी भी सवाल पर थी। इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और बात करने का अंदाज़ इतना प्यारा और तुम उसे ना देखने की बात कर रही हो। आमना हैरानगी से अनिया की तरफ देख कर बोली, ये तुम्हें कब से उसकी पर्सनैलिटी नज़र आने लगी और उन्होंने कब से तुमसे बात की कि तुम्हें उनका अंदाज़ पसंद आ गया। तुम भी ना, मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग इन सीटों की वजह से ख़राब हो गया है। मैं मैडम से शिकायत करूँगी और आइंदा कभी ना बैठूँगी। अनिया बेदिली से बोली, तुम इतनी देर से सीटों के बारे में बकवास कर रही थी। आमना हंसते हुए बोली, तो और क्या। वो सीधी होकर बैठी, तुम बिल्कुल बुद्धू है। मैं तो सामने वाले अमीश की बात कर रही थी और तुम भी बस अनिया फजूल हो। आमना बालकनी के पास जाते हुए बोली, ये सामने वाला अमीश और अंकल रफ़ीक के घर रहने के लिए आया है। तुम वो गुस्से से देखकर बोली, और वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत है उसके मुतालिक सोचने की, किसी और के बारे में क्या सोचूं। तुम्हारे भाई साहब ही बहुत हैं कि मैं उनको समझ सकूं। अनिया भी उसके पीछे बालकनी में आकर बोली, अनिया ये मैथ्स कर करके तुम थक नहीं गई। आमना उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ और कोई तफरी भी नहीं कि हम वो ही कर लें। अनिया बेड पर बैठकर बोली। वो अंदर आकर आमना की साइड वाले बेड पर बैठकर बोली जो आमना के सामने था, क्यों ना हम अमीर से दोस्ती कर लें। आमना उसके पास बैठकर बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अनिया उसको घूर कर बोली, हाँ सच, इसी बहाने पता चल जाएगा कि वो किस नेचर का बंदा है। आमना उसकी मिन्नत करने लगी, मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है उसकी नेचर के बारे में जानने की। प्लीज़ अनिया, टाइम पास ना सही, सिर्फ मेरे लिए। वो अनिया का हाथ पकड़कर मिन्नत से बोली, तुम्हारे इरादे तो ठीक है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे इरादे ठीक है। अनिया उसको घूर कर बोली, प्लीज़ अनिया मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर अच्छे इंसान से दोस्ती करूं। आमना फिर मिन्नत से बोली, सिर्फ दोस्ती। अनिया शक से बोली, कसम से सिर्फ दोस्ती, तुम्हारी कसम। मुझसे शक में मुब्तला देखकर जल्दी से कसम खाकर बोली, और अगर घर में किसी को पता चल गया तो। अनिया उसे डराते हुए बोली, तुम बेफिक्र रहो, अव्वल तो कभी किसी को पता चलेगा ही नहीं, और अगर कभी पता चल भी गया तो तब की तब देखी जाएगी, और वैसे भी वो ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रहेगा। आमना फ़ौरन हल बताते हुए बोली, क्या मतलब, क्या वो मुस्तकिल यहाँ नहीं रहता। अनिया हैरान होकर बोली, नहीं, उसकी फैमिली लाहौर रहती है और वो यहाँ से बिज़नेस के सिलसिले में आया है और काम होते ही चला जाएगा। आमना उसे अमीश के मुतालिक बताते हुए बोली, प्लीज़ मान जाओ। आमना उसे नीम रजामंद देख कर बोली, अच्छा। अनिया अपने बाजू छुड़ाते हुए बोली तो खुश होकर उसने गले में अपनी बाहें डाल दी। ये डब्बा लेकर जाना ज़रूरी था। अनिया गुलाब जामुनों के डब्बे की तरफ देख कर बोली, यार फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं और वैसे भी पहली बार जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना है। आमना गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, अगर वो ना आया होगा तो, या अगर उसने दोस्ती करने से इनकार कर दिया या दानियाल और इमरान भाई को बता दिया तो फिर क्या होगा। अनिया ने उसे डराते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, वो ज़रूर आएगा। वो होटल के अंदर जाते हुए बोली, लो वो रहा। आमना ने कॉर्नर वाले टेबल पर अमीश को देखकर कहा, ये तो लगता है खुद बेसब्रा है। अनिया मुंह में बुड़बुड़ा कर बोली, अस्सलाम वालेकुम। अमीश खड़े होते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम अमीश साहब। आमना कुर्सी पर बैठकर बोली। अनिया ने मुँह ही मुँह में कहा, प्लीज़ आप बैठिए ना। अमीश अनिया को खड़े देखकर बोला, जी वो कुछ नहीं। अनिया गुस्से से उसे कुछ कहते कहते रुक गई। आप क्या लेंगी? वो आमना और अनिया की तरफ देखकर बोला, यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का, आपने कभी ट्राई किया? आमना मुस्कुराते हुए बोली तो अनिया उसे देख कर रह गई। यह आपके लिए मिठाई का डब्बा। आमना मिठाई का डब्बा टेबल पर रखकर बोली, किस लिए? अमीश हैरानगी से बोला,
दोस्ती की शुरुआत के लिए। आमना मुस्कुराकर बोली, ओह थैंक यू, इसकी क्या ज़रूरत थी। हाय, शक्ल से कितना फ्लर्ट इंसान लग रहा है। मुझे नहीं लगता बिजनेस के लिए यहाँ आया हो। शक्ल से धोखेबाज लगता है, ज़रूर किसी जुर्म में भाग कर आया है, कोई और काम नहीं इसे। अनिया उसे देखकर सोचते हुए आमना की तरफ देखने लगी, जो मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। तुम कम से कम मुस्कुरा कर खाना ही खा लेती। कितनी मोहब्बत से वो पेश आ रहा था। रात को वो बिस्तर पर बैठी अनिया को लिताड़ते हुए बोली, आमना ये खेल अच्छा नहीं, तुम खुद देखो, वो शक्ल से फ्लर्ट किस्म का इंसान लग रहा है, तुम मुझसे दोस्ती छोड़ नहीं सकती। अनिया ने आमना की तरफ देखकर पूछा, अनिया क्या हो गया है तुम्हें? एक अच्छे खासे इंसान को तुम फ्लर्ट किस्म का इंसान बना रही हो, और कब से तुम इतनी चेहरा शनास हो गई कि तुम्हें एक शरीफ और नाइस शख्सियत का मालिक फ्लर्ट और धोखा देने वाला इंसान लगने लगा। अनिया तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जब से वो यहाँ आया है तुम मुझसे खार ही खाती हो, हालांकि वो बहुत अच्छी नेचर का है। कभी उसे तुमने कोई गलत हरकत करते हुए देखा है? 9 माह होने को आए हैं, कभी तुमने उसे किसी लड़की के साथ देखा है? आमना उसकी अच्छी खासी क्लास लेकर बोली और आखिर में फिर उससे पूछने लगी तो अनिया खामोश हो गई, क्योंकि ये बात सच थी कि उन 9 माह में उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी और ना ही कभी फजूल में तांका झांकी की थी जिससे वो आवारा किस्म का शख्स लगता। मगर फिर भी अनिया उस शख्स को देखते ही अजीब बेजारी महसूस करती थी। ये बात उसे खुद समझ में नहीं आई थी। अब प्लीज़ खामोशी से सो जाओ और दूसरी तरफ जहन नशीन कर लो। दोस्ती भी मैंने उससे की है, उसने मुझसे नहीं की। पहले हाथ मैंने बढ़ाया है, उसने नहीं, और मेरी नज़र में वो एक परफेक्ट इंसान है और मुझे अच्छा लगता है और मैं उससे दोस्ती नहीं छोड़ सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। आमना तमाम लिहाज बलाए ताक रख कर बोली और फिर साथ ही बेड की दूसरी साइड पर हट गई और अपनी साइड का लैम्प बंद कर दिया और गुस्से में शब बखैर कहकर सो गई। अनिया वहीं बैठी की बैठी रह गई, क्योंकि आमना ने पहली मर्तबा उससे इस तरह बात की थी। वगरना उनमें से इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे की बात मानती थी, जो उसे अच्छा लगता वहीं आमना और नूर को, और जो आमना और नूर पसंद करती वही अनिया भी पसंद करती थी। मगर आज अनिया को लगा जैसे उनकी दोस्ती में दरार आ गई हो, उन दोनों के दरमियान कोई शख्स आ गया था। उनकी बचपन की दोस्ती एक पल में नाजुक मोड़ इख्तियार कर गई थी और अनिया जो समझती थी कि उनकी दोस्ती मौत के अलावा कोई नहीं ख़त्म कर सकता, तो आज वो बात गलत हो गई थी। उन तीनों की दोस्ती मिसाली थी। उन तीनों ने बचपन से लेकर आज तक और कोई दोस्त नहीं बनाई थी। स्कूल और कॉलेज में भी दोनों दूसरी लड़कियों से हेलो आए थे, मगर वो तीनों एक दूसरे के अलावा और कोई दोस्त या राजदान बनाने के लिए तैयार न थे। आज उसे अपनी दोस्ती में दरार की वजह अमीश लग रहा था और उसने फैसला किया था कि वो अमीश से बात करेगी, उसकी मिन्नत करेगी कि वो आमना को धोखा ना दे, उसे छोड़ दे। वो तो नादान है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। तुम आज ज़रूरत से ज़्यादा खामोश नहीं हो, नूर अनिया की तरफ देखकर बोली। वो और आमना घंटे भर से एक दूसरे से बातें कर रही थी, मगर अनिया उसी दौरान अमीश से बात करने की प्लानिंग कर रही थी। नहीं बस। और आमना तुम बताओ, तुम अमीश से मिली थी? नूर एकदम आमना से पूछने लगी, जो किताब खोलकर कुछ लिखने लगी थी। हाँ, कल मेरी बात हुई थी। बेचारा अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है, इसलिए तो टाइम नहीं मिलता। वो कह रहा था कि जब फारिग हो जाऊँगा तो बात करूँगा। आमना किताब बंद करके बोली। तुम्हें उसने बताया है अमीश के बारे में? अनिया नूर की तरफ देखकर बोली। हाँ, वो मुख्तसर बोली। नूर, तुम इसे समझाओ, ये दोस्ती अच्छी बात तो नहीं। और फिर अमीश तो अनिया और बोलती, मगर नूर ने उसकी बात काट दी। क्या हो गया अनिया तुम्हें? वो तुम्हें बुरा क्यों लगता है और तुम कब से दूसरे इंसान में खामियां निकालने लगी? आमना ने मुझे बताया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अनिया, एक शख्स को हम जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं कि वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसका इखलाक कैसा, और तुम उसे बगैर जाने उसमें बुराइयां निकालने लगी। तुम ही तो कहती थी कि अच्छा इंसान वो है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छा समझता है, जिसमें खुद बुराई हुई है वो दूसरों को भी बुरी नज़र से देखता है, और तुम्हें ऐसे लोग बहुत बुरे लगते थे अनिया, जो बगैर सोचे समझे दूसरे इंसान में बुराइयां निकालते हो। तो फिर अनिया, ये क्या है? तुम एक ऐसे शख्स में बुराइयां क्यों निकाल रही हो? क्या तुमने खुद उसे देखा था? क्या तुमने उसके बारे में कोई गलत बात सुनी? नूर उसकी ब्रेन वॉश करते हुए बोली। नहीं। तो अनिया, तुमको अगर वो बुरा लगता है तो तुम मत मिलो, मगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को भी डाउन ना करो ऐसी चीप बातें करके। तुम बहुत अजीब लगती हो। नूर आखिर में उसे समझा रही थी। अनिया वाकई शर्मिंदा हो गई थी कि वो बगैर सोचे समझे कैसे इतनी घटिया बातें करने लगी। अब उसकी समझ में आ गया था कि ऐसी बातें करके दूसरे इंसान की पोजीशन इसी तरह ऑकवर्ड होती है। अनिया, मैं अम्मी लोगों के साथ बाज़ार जा रही हूँ, तुमको जाना है? आमना अलमारी खोलकर मैगज़ीन में गुम अनिया से बोली।
नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो मैगज़ीन से निगाहें उठाते हुए बोली, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हमें बाज़ार से लौटने में शायद देर हो जाए। अदनान और फरहान घर पर ही है, प्लीज़ तुम उनको देख लेना। अमना अलमारी बंद करके बाहर जाते हुए बोली, क्यों, क्या अम्मी के साथ मरियम भी जा रही है? वो मैगज़ीन बंद करके बोली, हाँ, उसे अदनान और फरहान के लिए कपड़े लाने थे। मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए वो कह रही है। तुम खाना खा लेना और उन्हें भी खिला देना। अमना कमरे से बाहर जाते हुए बोली। अनया थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आ गए। वो लोग जा चुके थे। उसने बच्चों के कमरे में देखा, वो सो रहे थे। वो बाहर टीवी लाउंज में आ गई और टीवी के चैनल बदलने लगी। तकरीबन 15 मिनट बैठी वो चैनल चेंज करती रही। बीबी जी, ये बाहर पार्सल पड़ा हुआ था जी। चौकीदार चैनल बदलती अनया को पार्सल देते हुए बोला, किसके नाम है? वो चैनल चेंज करते हुए बोली, बीबी जी, आपका नाम लिखा है। वो पकड़ाते हुए बोला, मेरा? कौन डाल कर गया है? वो हैरान होकर बोली और पार्सल पकड़ लिया। बीबी जी, सुबह तक तो नहीं था जी, पता नहीं कौन कौन रख गया है। अभी जी हमारा नज़र पड़ा इस पर। वो मद्दबाना अंदाज में बोला, अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। वो रैपर उतारते हुए बोली। रैपर उतारने के बाद उसमें से एक कार्ड निकला था जिस पर उसका नाम बड़ी खूबसूरती से लिखा था। बाहर भी सिर्फ उसका नाम था, भेजने वाले का एड्रेस नहीं था और ना ही नाम था। कार्ड पर भी भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, अलबत्ता एक शेर लिखा था, तो अद खिला गुलाब है, तुम कुछ होने को है बेकरार, मेरे दिल की तमाम हसरतें, मेरी आंखों के ख्वाब। पार्सल खोला तो परवीन जाकिर की खुशबू थी और भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। वो किताब को उलट पुलट कर देख रही थी कि उसी वक्त फ़ोन की बेल हुई। तीसरी बेल पर उसने फ़ोन उठाया। हेलो, वो मुर्दा आवाज़ से बोली, क्योंकि वो अभी तक किताब भेजने वाले के बारे में सोच रही थी। क्यों, क्या तोहफ़ा पसंद नहीं आया? लोग तो कहते हैं कि चाहने वाले जो भी भेजें अपने चाहने वालों को तो वो अपनी सर आंखों पर रखते हैं। क्या मैं भी ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये तोहफ़ा आपको ज़रूर पसंद आएगा? उसकी आवाज़ और बातों से उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो बिल्कुल होशो हवास में आ गई थी कि उसका चाहने वाला कौन है, जिसको वो नहीं जानती और ये आवाज़ भी जानी पहचानी नहीं। आखिर ये है कौन? आप कौन हैं? वो सिर्फ इतना ही पूछ सकी। बताया ना, आपके चाहने वाला। मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? वो ज़िद होते हुए बोली। मेरा नाम? वो सोचते हुए बोला, आप पर मुनहसिर है, जो मर्ज़ी कह ले प्यार से। आखिरी फ़िक्र पर ज़ोर देते हुए बोला, ये क्या बात हुई? आपके वालिद ने तो आपका नाम रखा होगा। वो मुकम्मल तौर पर ज़िद हो चुकी थी। हाँ रखा है, मुझे पसंद नहीं आया। वो शायद उसे मुकम्मल तौर पर तंग कर देना चाहता था। आपका ये गिफ्ट मैं बाहर गली में फेंक दूंगी और आप भाड़ में जाएं। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली। सारी रात वो उसी चाहने वाले के बारे में सोचती रही। पहले उसके जहन में आया कि शायद दानियाल ने अपने और उसके दरमियान खूबसूरत रिश्ते के एहसास की वजह से ये गिफ्ट भेजा और उसे तंग करता, मगर इस बात की तस्दीक उसी वक्त हो गई जब उसने दानियाल से पूछा, दानी, तुम्हें शायरी पसंद है? वो दानियाल को राहदारी में घेरते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फजूल चीज़ के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। इस बेकार के काम के अलावा भी और बहुत से काम हैं। क्यों, तुमने क्यों पूछा? उसने शायरी से इतनी बेजारी जाहिर की थी कि इस बारे में दोबारा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे ही वो खामोशी से वापस पलट गई और अब काफ़ी देर से उस किताब के बारे में सोच रही थी। शायद इस बात को वो भुला भी देती, मगर उस दिन वो सुपरमार्केट तक गई थी ऐसे ही इधर उधर की चीज़ें लेने। बाद जब वो वापस आई तो ड्राइविंग सीट पर फिर वैसा ही गिफ्ट पड़ा हुआ था। वो हैरान होकर इधर उधर देख रही थी। गाड़ी के चारों तरफ शीशे बंद थे और दरवाज़ा भी लॉक था। फिर कोई किस तरह दरवाज़ा खोलकर गिफ्ट रख सकता था? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। शॉपर और गिफ्ट दूसरी सीट पर रख दिए और दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने लगी, मगर उसकी नज़र अभी भी चारों तरफ दौड़ रही थी। वो इधर उधर देख रही थी। घर आकर उसने वो गिफ्ट खोला। उसमें इस बार फिर शायरी की किताब अहमद फराज की जाना जाना थी। उसने वो गिफ्ट उठाकर बेड पर फेंक दिया। उसके कमरे का फ़ोन बजा था। उसने परेशानी के आलम में फ़ोन उठाया था। हेलो, वो गायबाना अंदाज में बोली। आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही थी जब आपकी नज़रें चारों तरफ मुझे तलाश कर रही थी। आप परेशानी के आलम में कभी गाड़ी को देख रही थी तो कभी चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। आप मुझे तलाश करना चाह रही थी, मगर आपने सुना नहीं। चाहने वाले इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। वो जो कोई भी था मुस्कुरा रहा था। आखिर आप हैं कौन? वो परेशान होते हुए बोली। लो, अभी पिछली बार तो बताया था। एक तो आप भूलती बहुत है। बताया था आपका चाहने वाला। वो मुस्कुरा कर बोला। देखिए, वो जो उसे समझाने लगी थी वो उल्टा बोला।
दिखाइए, वैसे मैं फ़ोन पर क्या देख सकता हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोला। आप बहुत बदतमीज़ और वाहियात भी। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली। आखिर ये शख्स है कौन? वो हाथ में गिफ्ट पकड़ कर बोली। वो नूर का घर छोड़कर उसी तरफ वाली बाड़ की तरफ आ रही थी जब एक बच्चा गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे एकदम गाड़ी रोकनी पड़ी। वो गुस्से से बाहर निकली तो वो गिफ्ट पकड़ाकर खुद उसे ही परेशान कर गया। घर आई तो मरियम बोली, अनिया तुम्हारा फ़ोन है। वो जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी वही रुक गई। आप मेरा बैग कमरे में रख दें। वो अपना शोल्डर बैग उसे पकड़ाते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए बैग पकड़कर आगे बढ़ गई। आज उसने सोचा था कि वो दो टोक बात करके रहेगी। हेलो, वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बोली। मैंने तो इस वक्त शुक्र किया जब आपने गाड़ी रोकी, वरना मैं तो परेशान ही हो गया था कि कहीं आप बच्चे को गाड़ी के नीचे ना कुचल दें और मुझे लेने के देने पड़ जाए। पहले मैं समझा शायद आप गुस्से में हैं। लोग कहते हैं ना कि इंसान गुस्से में हो तो वो कुछ नहीं देखता। वो नॉन स्टॉप बोलते हुए रुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो उसके रुकने पर बोली। ज़िंदगी में पहली बार बिल्कुल सही बात की। आखिर आप इतने दिनों से परेशान हो रही थी। आपने मजाल है एक बार भी पूछा होता कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ? तो ये बहुत आसान सी बात है। क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला। आखिर आप मुझसे ही दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप औरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। आप अपनी गर्ज की खातिर किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप खुद भी हंसती हैं और दूसरों को भी हंसाती हैं। आप में कोई चीज़ बनावटी नहीं है। आप बिल्कुल सादा हैं, बल्कि पाकीज़ा और पारसा हैं। आप ऐसी मूरत हैं जिसे पूजने को दिल चाहता है। आपकी आंखें इतनी गहरी हैं कि इसमें दो जहान आबाद हैं। आपकी आंखें मुस्कुराती हैं, आप शरारत करती हैं तो होंठों के साथ साथ आंखों में भी मुस्कुराहट हचकोले लेती है। वो जो नॉन स्टॉप बोलता ही जा रहा था और अनिया उसकी बातों के सहर में खोई हुई थी। काश अगर मैं आर्टिस्ट होता तो मैं आपका चेहरा तख्लीक करता, आपकी खूबसूरती को कागज़ पे कैद करता, आपके हुस्न को बयान करता और आपकी मुस्कुराती हंसी के तिलस्म को कलम से तराशता। काश मैं आपके संग हमेशा कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। वो बोलता जा रहा था और वो खोई जा रही थी। ज़िंदगी में कभी भी किसी ने उससे ऐसी बातें नहीं की थी। वो जो ऐसी बातों की तवक्को दानियाल से रखती थी, वैसी ही बातें कोई गैर शख्स कर रहा था। शायद दानियाल ऐसी बातें नहीं कर सकता था क्योंकि उसे बिजनेस की गिनती के अलावा और कुछ आता भी नहीं था। वो रोमांस के बारे में अल्फ बे नहीं जानता था। वो अच्छे कज़न की तरह हर फ़र्ज़ अंजाम दे रहा था, मगर मंगेतर के एहसास से अनजान था। वो काफ़ी दिनों तक उसी हसार में मकीद रही। उस दिन भी वो खोई खोई सी थी जब आमना ने उसे मुखातिब किया। ये तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पहले परेशान रहती थी, अब खोई खोई रहती हो। वो उसके सामने ग्रिल के साथ टेक लगाकर बोली। वो अपनी बिल्कनी में चेयर पर बैठी हुई थी। हाँ कुछ नहीं, वैसे ही। वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम सुनाओ, तुम्हारी दोस्ती कैसी जा रही है? वो जो खफ़त महसूस कर रही थी कि कहीं वो जान ही ना जाए, अपनी खफ़त मिटाने को बोली। किसके साथ? वो उसके पास कुर्सी पर बैठते हुए बोली। ख़त्म हो गई। वो पास पड़े हुए गमलों के पत्तों से खेलते हुए बोली। क्या मतलब? वो हैरान होते हुए बोली। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो तो दोस्ती करने के एक हफ्ते बाद ही चला गया था और एक्सक्यूज़ करके गया था कि कहीं मैं मार न कर जाऊं। वो सादा से अंदाज में बोली। इसीलिए मैं भी कहूँ वो काफ़ी दिनों से नज़र क्यों नहीं आया? वो उठते हुए बोली। अब वो हफ्ते में 2 बार उससे बात करती थी, मगर उसने नाम अपना अभी तक नहीं बताया था। जहाँ दुनिया जहान की बातें उससे करती थी और वो खुद भी। अब वो काफ़ी फ्री हो गई थी। पहले जो माथे पर गुस्से और परेशानी की वजह से बल पड़ जाते थे, अब वो हर बात पर मुस्कुराती थी। अब तो उसे उसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। न जाने क्या जादू किया था उसने कि वो उसके शहर में खिंचती ही चली जा रही थी। अब भी वो बैठी फ़ोन वाले से बातें कर रही थी। अच्छा, आप बिज़नेस के अलावा और क्या करते हैं? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मैं शायरी पढ़ता हूँ और शायरों के कलाम सुनता हूँ और इसके अलावा तुम्हें सोचता हूँ। मुस्कुराते हुए बोला। यानी आपको शायरी के बारे में बहुत कुछ मालूम है? वो उसकी बात के असर को ज़ाहिर करते हुए बोली। इतना नहीं, मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बयान कर सकता हूँ। मसलन? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मसलन ये कि ये रिश्ता जो दोस्ती का है, साथ साथ रहें या बिछड़ जाएं, सवरे रहें हालात या बिगड़ जाएं। दौलत सदा दिल के करीब होता है, दोस्त सदा दिल के करीब होता है। यानी मैं आपके सिर्फ दोस्त हूँ। वो जो खोए हुए अंदाज में पढ़ रहा था, उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। वो खुद भी मुस्कुरा रही थी। मेरे ख्याल में आप मुझसे उगलवा रही हैं कि मेरे नज़दीक आपकी क्या हैसियत है? वो मुस्कुरा कर बोला। यही समझ लें। वो उसके बाद पकड़ लेने और समझ आने की कायल हो गई थी। हर कदम पर मिले एक नई खुशी तुमको।
अंधेरी राह में मिल जाए खुशी तुमको, मेरी दुआ है कि लग जाए मेरी हयात की लम्हों की रोशनी तुमको। यानी आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी भी दान कर सकते हैं। उसका मतलब है आप मुझ पर एतमाद भी करते होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब की तरफ आ रही थी। हाँ, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, वो सच्चाई बयान करते हुए बोला। मेरे ख्याल में आप दूसरे लफ्ज़ों का सहारा लेने की बजाय बराह रास्त मुझसे पूछ ही लें, इस तरह टाइम की बचत भी हो जाएगी। उसकी बात पर वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। वो उसको मुकम्मल तौर पर समझ गया था, इसीलिए तो उसकी बात को समझ गया था। आपसे इतनी फ़ोन कॉल होती है, दुनिया जहाँ उनकी बातें होती हैं, आप मेरा नाम जानते हैं, मगर मैं वो जानबूझकर बाकी की बात गोल कर गई थी। यानी तुम्हें मेरा नाम जब पूछना है? वो आहिस्ता अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए बोला। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका नाम सुनते ही आपसे बात करना छोड़ दूंगी? मैं अगर आप पर एतमाद करती हूँ तो आप भी मुझ पर एतमाद कर सकते हैं, और प्रॉमिस मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगी। वो उसे यकीन दहानी करवाते हुए बोली। अन्या, हर बात को ठंडे दिलो दिमाग से सोचना। मैंने जानबूझकर तुम्हारी कज़न से दोस्ती नहीं की थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने तुमसे दोस्ती की है। आमना ने खुद दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था, मगर मैंने उसे मना किया था, और यही वजह थी कि मैं आप लोगों के सामने से अपने दोस्त की तरफ शिफ्ट हो गया, ताकि आमना यही समझे मैं वापस जा चुका हूँ। मगर जिस दिन से तुम्हें देखा है, न जाने क्यों, न चाहने के बावजूद कदम तुम्हारी तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने कदम रोक नहीं सकता, न जाने क्यों अनिया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो जो खामोशी से उसको सुन रही थी, वो हैरान रह गई कि जिससे वो इतने दिनों से बातें कर रही है वो कोई और नहीं, अमीश है, जिससे वो इतनी नफरत का और बेजारी का इजहार कर रही थी। अब उसी की बातों के शहर में खोने लगी थी। अब उसे उसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहने लगा था। वो हैरान थी, परेशानी या गुस्से का अंसर तो बहुत पीछे रह गया था। उसे खुद अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो हैरान किस बात से हो रही है, उसका नाम सुनने से या उसके शहर में जकड़ जाने से। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो चुका था, और उसने भी खामोशी से रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया था। कई दिनों से उसका फ़ोन नहीं आया था, और ना ही अन्या ने किया था। उस दिन के बाद वो उसको मुसलसल सोच रही थी। वो उसे बुरा नहीं लगा। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी कि उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। वो अब फ़ोन के आसपास रहने लगी थी। लाशऊरी तौर पर उसे उसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। उसे उसकी आदत हो चुकी थी। वो उसे अपना हर मसला शेयर करती थी। अब भी वो लॉन में तन्हा बैठी उसी के बारे में सोचे जा रही थी जब डोर बेल हुई। वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी, और उसकी नज़रें गेट पर थी। चौकीदार हाथ में गिफ्ट बैग पकड़े उसकी तरफ आ रहा था। बीबी जी, ये कोई साहब आपके लिए देकर गए हैं। वो शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। कौन था, पूछा नहीं? वो बैग पकड़कर बोली। जी, कह रहा था आपने ऑर्डर किए थे, इसीलिए देने आया हूँ। चौकीदार उस आदमी की बात दोहराते हुए बोला तो अनिया ने हैरान होकर शॉपिंग बैग पकड़ लिए। चौकीदार जा चुका था। अनिया बैग उठाकर अपने कमरे में आ गई। बेबी पिंक और पर्पल कंट्रास्ट में वो बहुत जदीद तर्ज का सूट था। मैचिंग सैंडल और आवेज़े थे, और साथ खत भी था। उसने उठाकर देखा। अनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। इसके साथ जगह भी बताई गई। उसके कॉलेज के करीब कोई पिज़्ज़ा हट था, वहाँ बुलाया था। उस खत से बार बार उसकी नज़रें उस सूट की तरफ जा रही थी जो उसने भेजा था। मुझे न जाने क्यों यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। वो जब रमेश के पास पिज़्ज़ा हाउस पहुँची तो वो खड़े होते हुए बोला, और साथ ही उससे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ गया। थैंक यू अनिया, तुमने मेरे यकीन को नहीं तोड़ा, वरना पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत डर गया था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। अमीश उसे खामोश बैठा देखकर बोला। फिर उसने अपने लिए और उसके लिए जूस मंगवा लिया। अमीश जूस पी रहा था। अनिया को घबराहट हो रही थी, न जाने क्यों, डर के साथ साथ परेशानी भी थी कि कोई उसे देख न ले, और किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगी। अब भी वो घर से निकलने लगी थी तो मिसेस फ़ारूक ने उसे खासी अजीब नज़रों से देखा था। वो काफ़ी दिनों से उसे नोट कर रही थी, और वो उनके देखने के अंदाज से घबरा जाती थी। प्लीज़ अनिया, तुम अपना जूस तो ख़त्म करो। वो जो स्ट्रॉ के साथ खेल रही थी, अमीश उसे मुखातिब करते हुए बोला। हाँ, वो शायद आपको कोई बात कहनी थी। वो ख्यालों की दुनिया से वापस आते हुए बोली। हाँ, कहना तो मुझे बहुत कुछ है अनिया, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन करो। मुझे तुम्हारा एतमाद चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अमीश अनिया का हाथ पकड़कर बोला तो अनिया घबराहट और बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी। ज़िंदगी में पहली बार किसी गैर मर्द ने उसका हाथ पकड़ा था। उस पर घबराहट के साथ साथ शर्म का गलबा भी तारी हो रहा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अनिया, आई लव यू। अनिया, आई रियली लव यू। प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो अनिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अनिया, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ।
वो बेचारगी और दीवानगी के ज़ेर असर बोल रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसकी आंखों में सच्चाई और बेचैनी हचकोले ले रही थी। वो परेशान था, कहीं वो उसका साथ न छोड़ दे, कहीं वो उसे तन्हा न कर दे। और अन्या उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में ये पहला मोड़ था जब कोई उसके सामने इजहार मोहब्बत कर रहा था और उसके साथ का मतमनी था। वो परेशान हो गई थी कि वो अब क्या करे। अगर उसकी बात बचपन से अपने चचाजाद के साथ ना तह पा गई होती तो वो शायद इस तरह परेशान ना होती। वो आस का जुगनू मांग रहा था, वो किस तरह उसे आस का जुगनू थमा सकती थी। अगर वो ऐसा करती भी तो बाप के एतमाद की धज्जियाँ उड़ जाती। फिर कोई बाप अपनी बेटी पर एतमाद ना करता। वो चाहने के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अन्या इतना मजबूर और बेबस मैंने कभी किसी के सामने खुद को नहीं पाया। प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो अन्या, प्लीज़ प्लीज़ अन्या। वो परेशान हो गई थी इस सूरत हाल से। आसपास टेबल पर बैठे हुए लोग उनकी तरफ मतवज्जे होने लगे थे। वो खुद भी तो हैरान होने के साथ साथ परेशान थी। वो कुछ भी समझने और करने की सलाहियत नहीं रखती थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। वो उसको चाहने का दावेदार था और ज़िंदगी में एक लड़की को क्या चाहिए, एक छोटा सा प्यारा सा घर और एक चाहने वाला शौहर जो उस पर एतमाद करता हो और हर मुश्किल में, हर ख़तरे में उसका साथ दे। अगर उसके मामा पापा उससे प्यार करते हैं तो वो ज़रूर उसकी बात मान जाएंगे। वो दानियाल के साथ खुश नहीं रह सकती क्योंकि उसके और दानियाल के ख्यालात एक दूसरे से मैच नहीं करते। वो सारी ज़िंदगी किसी भी किस्म की महरूमी का शिकार रहना नहीं चाहती। उसे यकीन था उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते हैं कि वो उसकी बात मान जाएंगे। उसने अपने हाथ पर रखा हुआ अमीश का हाथ अपने हाथों में ले लिया तो अमीश ने उठकर उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में यकीन, एतमाद और साथ का यकीन था। वो मुस्कुरा दिया था। थैंक यू अन्या, मैं कल ही अपने मामा पापा को बुलवाता हूँ। थैंक यू अन्या, वो उसके हाथ दबाकर बोला। और अगर वो न माने अन्या तो फिर उसको डर भी था। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, वो फिर उसको अपने साथ का यकीन दिलाते हुए बोली। वादा? हाँ वादा, अन्या पूरी यकीन लहजे में बोली। वो बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो क्या करे। वो परेशान थी। वो वादा तो कर आई थी मगर अब वो सोच रही थी वो किससे बात करे, कौन उसकी मदद करेगा। और जिसका सबसे पहले उसे ख्याल आया था वो नूर थी। अन्या, आर यू ऑल राइट? नूर उसके कमरे में आकर बोली। अन्या ने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर उसके सामने बेड पर जाकर बैठ गई। अन्या, क्या बात है? नूर परेशानी से पूछने लगी। नूर वो दरअसल वो हिचकिचा रही थी। ऐसी क्या बात है? मेरी तो जान निकली जा रही है। पहले फ़ोन करके फ़ौरन घर आने का बोला और अब ऐसी हरकतें करके परेशान कर रही हो। आखिर मसला क्या है? वो परेशानी से उसे देखते हुए बोली। नूर, वो मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत बहुत ज़्यादा, और मुझसे शादी करना चाहता है। नूर प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ? नूर, वो अपने माँ बाप को मेरे घर भेजना चाहता है। मैंने उससे वादा किया है। नूर वो बहुत चाहता है मुझे। वो हज़यानी अंदाज में बोलने लगी। उसकी आंखों में बहुत सा पानी इकट्ठा हो चुका था। वो कभी रोई नहीं थी, अब न जाने कैसे उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। अनिया, ये तुम क्या कह रही हो? नूर हैरानी और परेशानी से बोली। नूर, वो मर जाएगा। वो बहुत चाहता है। और नूर, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूँ नूर? वो परेशान है नूर, वो मेरे साथ का मुतमनी है। नूर, मैंने उससे वादा किया है। वो उसके सामने बोले जा रही थी। नूर ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वो हिचकियों के साथ रो दी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है, वो किस लिए रो रही है, वो क्या करे। वो कुछ नहीं जानती थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही। नूर ने काफ़ी हद तक उसे हौसला दिया था। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। चलो अब बताओ कौन है, क्या करता है, क्या चाहता है, ज़रा तफसील से बताओ। नूर उसे पानी का गिलास देते हुए बोली। अमीश फराज अहमद। वो पानी का गिलास हाथ में पकड़कर मुजरमाना अंदाज में बोली। क्या? नूर हैरानी से अनिया की तरफ देखने लगी। कि अपने सामने वाले घर का अमीश? वो तुम्हें कहाँ मिला? वो तो चला गया यहाँ से। वो बेयकीनी से बोलने लगी तो वो नूर को सारी बात तफसील से बताने लगी कि वो सामने वाले घर से चला क्यों गया। अनिया, तुमने उसे बताया कि तुम इंगेज्ड हो अपने कज़न के साथ? अनिया की सारी बात सुनने के बाद बोली। उसे मालूम है। वो सर झुकाते हुए बोली। तुम जानती हो ना कि खाला और खालू कभी नहीं मानेंगे, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि तुम पहले से इंगेज भी हो। वो परेशानी से बोली। मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। अनिया उंगलियाँ मरोड़ते हुए बोली। क्या तुम भी उससे? वो इस खौफ के साथ बोली कि शायद वो उसे प्यार ना करती हो, मगर शायद इस वक्त से जो वो इस तरह रो रही थी वो इस बात की नफ़ी करता है कि वो अमीश को पसंद नहीं करती। मेरी कुछ समझ में नहीं आता नूर, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अनिया परेशानी से उठते हुए बोली। देखो अनिया, अगर तुम सचमुच उसके लिए कोई ख़ास फीलिंग्स रखती हो तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे आसानी से मना कर सकती हो।
नूर अनिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाकर बोली, फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, अनिया सबसे पहले तुम अपने दिल को टटोलो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम सचमुच प्यार करती हो या सिर्फ जज्बाती फीलिंग्स हैं तुम्हारे दिल में उसके लिए? पहले तुम ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचो, फिर कोई कदम उठाओ, वो समझाते हुए बोली। फिर नूर काफ़ी देर तक उसे समझाती रही और वो ठंडे दिलो दिमाग से सुनती रही। अनिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुमने क्या किया। तुम जानती हो इससे क्या होगा? अनिया, ये पेपर देखकर भी मुझे न जाने क्यों अभी तक हैरत हो रही है कि तुम इतना बड़ा कदम उठा सकती हो। नूर बेयकीनी के साथ हाथ में पकड़े हुए निकाहनामे को देखकर बोली। नूर, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं और क्या करती? वो बेबसी से बोली। अनिया, तुम किसी को एतमाद में भी तो ले सकती थी। तुम जानती हो इससे क्या होगा? खाला और खालू का क्या बनेगा? तुम्हारे इस फैसले से उन पर क्या गुजरेगी? अनिया, तुमने निकाह किया है, कोई मामूली पेपर नहीं है ये। तुम अब अमीश की बीवी और तुमने ना समझी में। वो गुस्से, हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात से बोली। नूर, मैं पापा और मामा को कन्विंस कर लूँगी, वो परेशानी से बोली। तुम ये काम करने से पहले तो कर नहीं सकी, तुम अब क्या करोगी? वो गुस्से से बोली। तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं? वो परेशानी से बोली। इतना इंतहाई कदम उठाने के बाद भी पूछती हो मैं क्या करूं? तुम नहीं जानती अब कितना बड़ा तूफान आएगा। दो ख़ानदान जो बरसों से इकट्ठे रह रहे हैं, जिनकी मिसालें सारी दुनिया देती है, जिनकी मोहब्बत को लोग मानते हैं, वो ख़ानदान टूट जाएगा। एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अनिया, तुमने तो जीते जी सबको मार दिया। वो गुस्से और परेशानी से बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एकदम उसकी बातों को झूठा साबित करते हुए बोली। तुम देखती रहना, ऐसा होकर रहेगा। जो तुमने किया है वो इतना मामूली नहीं है। उसकी बात को गुस्से से रद्द करके बोली और साथ ही गुस्से से बाहर चली गई। नूर, मैं मजबूर थी, मुझे अमीश ने मजबूर किया था, मैं मजबूर थी नूर, वो रोते हुए बोली। कल सुबह की बात है, वो बहुत परेशानी और उलझन अमेज़ अंदाज में अमीश के पास गई थी कि उसके और अमीश के रास्ते जुदा जुदा हैं। वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने सोचा था वो उसे साफ इनकार कर देगी, वो उसके पास दोबारा कभी नहीं जाएगी, वो उससे कभी भी नहीं मिलेगी और अमीश भी उसका पीछा छोड़ दे। और वो उसे इनकार कर भी आई थी, मगर कल शाम के वक्त अमीश ने उसको फ़ोन करके फ़ौरन बुलवाया था कि वो अर्जेंट मिलना चाहता है। और जब वो अमीश से मिलने के लिए उसके बताए हुए पते पर गई थी तो वो उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आया। अमीश, आप ये मुझे कहाँ ले आए हैं? प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। अनिया गाड़ी को लॉक करते हुए अमीश को देखकर बोली। तुम मेरे साथ तो चलो, सब पता चल जाएगा। वो उसे अपने साथ लेकर अपने फ्लैट में आ गया था। कमरे में दाखिल होते ही सोफे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो घबराहट और खौफ की वजह से वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। अमीश उसे पीछे ही खड़ा देखकर अब उसके पास आ गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अमीश अनिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। आ गई भाभी? तुम जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलो, अंकल भी आ ही रहे होंगे। उनमें से एक लड़का अमीश की तरफ बढ़कर बोला। मौलवी साहब आ गए? अमीश अंदर कमरे में जाते हुए बोला। हाँ, उन्हें 15 मिनट हो गए हैं। आमिर अंकल को लेने एयरपोर्ट गया है, आता ही होगा। तुम भाभी को अंदर बिठाओ। वो लड़का फिर बोला। अनिया, जो पहले भाभी के लफ्ज़ पर चौंकी थी, अब तो उसे बिल्कुल पक्का यकीन हो गया था कि भाभी उससे ही कहा गया था और अमीश ने भी उसको गलत फहमी दूर नहीं की थी। और मौलवी साहब का जिक्र, उसे खतरे की घंटियाँ अपने आसपास सुनाई दे रही थी। अमीश, आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपने इस आदमी की भी गलत फहमी दूर नहीं की थी। इसने मुझे भाभी क्यों कहा और ये मौलवी का क्या चक्कर है? अमीश, मैं अभी बस घर जाऊँगी। वो कमरे में आते ही पूछने लगी थी। उसे घबराहट हो रही थी। तुम यहाँ आराम से तो बैठो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अमीश उसको पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोला। वो परेशानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनिया, हम लोग निकाह कर रहे हैं, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। तो वो उसके अल्फाज सुनकर ही सुन सी हो गई। उसकी जैसे ताकत ही ख़त्म हो गई हो। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनिया, तुम्हारे मामा पापा कभी भी राज़ी नहीं होंगे क्योंकि तुम पहले से इंगेज्ड हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं सारी उम्र आहें भरते हुए गुजार दूँ। अनिया, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैंने इसीलिए फ़ैसला किया है कि हम निकाह कर लेते हैं। अमीश अनिया का हाथ पकड़कर बोला। तुम्हारी इस मोहब्बत में मेरे माँ बाप का क्या होगा? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझसे सारी उम्र के लिए मेरे माँ बाप बिछड़ जाएंगे। अनिया आंसू बहाते हुए बोली। तो अमीश जल्दी से बोला। अनिया, वो कभी भी तुमसे दूर नहीं होंगे। मैं कोई अच्छा वक्त देखकर तुम्हारे मामा पापा से बात कर लूँगा और तुम भी कोई अच्छा वक्त देखकर बता देना। मुझे उम्मीद है कि वो नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि माँ बाप कभी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होते। और वैसे भी तुम्हें एक ना एक दिन शादी तो करनी है, उनसे दूर तो होना ही है। अमीश उसे प्यार से समझाते हुए बोला।
प्लीज़ अनया, समझने की कोशिश करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को मैं समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। तुम उनसे मिलने भी जाओगी, वो भी खुशी से तुमसे मिलेंगे। अमीश उसे हर किस्म के खौफ से आज़ाद करते हुए बोला। और अगर ऐसा ना हुआ तो? वो डर और खौफ की वजह से फिर उसकी तरफ देख कर बोली। उसके दिल में लाख खौफ और वसवसे थे जिन्हें वो किसी भी तरह दूर नहीं कर सकती थी। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए वो बहुत रोई थी, यहाँ तक कि अमीश के पापा भी परेशान हो गए थे। उन्होंने 2-3 बार पूछा भी, अमीश बेटा क्या वो खुश हैं? और वो हर बार गड़बड़ा जाता और उन्हें हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश करता, मगर अनया खुद को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत खौफज़दा थी। ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला और उसके माँ बाप का साया, उनकी शफ़क़त, दुआएं और प्यार भरा लम्स उसके सर पर ना था। कोई सहेली, कोई साथी नहीं थी उसके साथ। वो अकेली थी और न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था उसे अब सारी ज़िंदगी अकेले ही रहना है। घर आकर भी वो परेशान रही, बहुत रोई थी। अगली सुबह निकाहनामा भी उसके हाथ में था। उसने नूर को बहुत सबसे पहले दिखाया था, मगर क्या हुआ, क्या मिला? उसका खौफ, उसकी उलझन और बढ़ गई थी। वो और फिक्रमंद हो गई थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये बात ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी, वो अकेली रह जाएगी। और शायद उसका डर ठीक था। उसका दिल बिला वजह नहीं घबरा रहा था। जिस तूफान का इंतज़ार था वो आ गया था। वो 1 हफ्ते के बाद कॉलेज आना शुरू हुई थी। वापसी पर जब वो गेट से बाहर निकली तो उसे लेने के लिए इमरान भाई आ गए थे। इमरान भाई आप? वो उन्हें अपने कॉलेज के बाहर देखकर हैरान हुई थी। नूर और आमना आज छुट्टी पर थी। हाँ तुम चलो, गाड़ी में बैठो, वो संजीदा अंदाज में बोले तो अनिया उन्हें देखने लगी। मगर भाई मेरी गाड़ी। तुम अपनी गाड़ी की फ़िक्र मत करो, मैंने जो कहा है वो करो, वो सख्त लहजे में बोले तो अनिया खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। सारे रास्ते वो खौफज़दा और परेशान थी। जिस तूफ़ान से वो डर रही थी वो पहुंच चुका था। जब वो घर पहुंची तो टीवी लाउंज में सब जमा थे। वो वहीं दरवाजे में ही खड़ी हो गई क्योंकि अमीश भी वहाँ मौजूद था। मिस्टर फ़ारूक उसके पास आए थे और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। इतना अचानक और इतना गैर मुतवक्के थप्पड़ था कि अनया के हाथ में पकड़ा हुआ बैग भी ज़मीन पर गिर चुका था। उसकी आंखों से खुद ब खुद ही पानी बह जा रहा था। उसने बेयकीनी के साथ अपने बाप की तरफ देखा था, जहाँ गम और गुस्से की वजह से तासुरात अजीब हो रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने बाप से थप्पड़ खाना पड़ा था और शायद ज़िंदगी में पहली बार ही उसने काम भी ऐसा किया था जो माफ़ नहीं किया जा सकता था। वो शर्मिंदगी और ज़िल्लत के एहसास से सर ऊपर ही नहीं उठा पा रही थी। तुम पर मुझे बेइंतहा फ़ख्र था, तुम मेरा मान थी। लोग कहते थे बेटियां बोझ होती हैं, मगर मैंने हमेशा यही कहा कि तुम तो मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई इनाम हो। शायद ज़िंदगी में कोई नेकी की थी जिसके बदले में खुदा ने तुम्हें मुझे सौंप दिया। तुम जैसी बेटी पाकर मैं बहुत खुश था, वो दुख से बोले, मगर तुमने मेरे फ़ख्र को चकनाचूर कर दिया, मेरा मान तोड़ दिया और लोगों की बात को सच साबित कर दिया। आखिर में उसके लहजे में दुख और मान के टूट जाने की वजह से उनका लहजा किरचियों से भरा था, जैसे तमाम उम्मीदों को किसी ने पकड़कर कुचल डाला हो। बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों तुमने मेरी इज्जत को नीलाम किया? क्या कमी देखी थी तुमने मेरे प्यार में? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी, मेरे दिल को तुम यूँ छलनी करोगी। वो गुस्से और दुख से बोली। आखिर में गुस्से से उसकी तरफ देखे बढ़े और उसको गले से पकड़ लिया और गुस्से से बेकाबू हो गए। अनया ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। दानियाल और मिस्टर फ़ारूक ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया था। इमरान उन्हें कुर्सी पर बिठा चुका था। अमीश फ़ौरन अनया की तरफ बढ़ा था। नूर और आमना कोने में खड़ी थी। इसे कहो ये यहाँ से चली जाए, मेरी नज़रों से दूर हो जाए, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। इसे कहो दफ़ा हो जाए यहाँ से। तुम आइंदा के बाद इस घर में कदम मत रखना। तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम तुम्हारे लिए। मैं यही समझूंगा कि खुदा ने मुझे कोई बेटी दी ही नहीं। मिस्टर फ़ारूक गुस्से से बोले। मिसेस फ़ारूक आंसू बहा रही थी। मिसेस हैदर और मरियम भी आंसू बहा रही थी। नूर और आमना उसकी तरफ बढ़ी थी, मगर मिस्टर हैदर ने आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया था। अमीश अनया को लेकर बाहर चला गया था, जो बुत बनकर वहीं खड़ी थी। उसको आज ज़िंदगी में पहली बार यूँ महसूस हुआ जैसे वो भरी दुनिया में अकेली रह गई हो। मुर्दा जिस्म देकर किसी ने रूह निकाल ली हो। उसे अब जीने की कोई उमंग, कोई आरजू रही नहीं थी। उसकी तमाम हसरतें, तमाम उमंगें ख़त्म हो चुकी थी। उसके एहसासात और जज्बात मुर्दा हो चुके थे। वो चलता फिरता बुत थी, मगर उसमें एहसासात नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अमीश के हर किस्म के एहसासात को वो जानना ही नहीं चाहती थी। उसे क्या पसंद और नापसंद था, उसे वो कैसा देखना चाहता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अमीश उसको लेकर लाहौर आ गया था।
यहाँ पर उसकी वालिदा और वालिद ने बहुत अच्छे तरीके से खैर मुकद्दम किया था। उसे 1 महीना वो मोहब्बत और तवज्जो देते रहे और उसे बिल्कुल बेटियों जैसा समझा। उसे एहसास दिलाया जा रहा था कि वो ज़िंदा है। अन्या ने बहुत ज़्यादा तवज्जो और अपनी अहमियत को देखते हुए उनके प्यार को खाली हाथ नहीं लौटाया था, क्योंकि वो समझती थी कि इस सारे इक़दाम में उनका कोई कसूर नहीं। वो उनसे बिल्कुल आराम और प्यार से बात करती, मगर सिर्फ इतनी जितनी उसकी ज़रूरत थी। उससे और बात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। वो समझती थी कि जितना वो पहले बोलती थी, अब शायद उसके पास और ज़्यादा बोलने के लिए कोई लफ्ज़, कोई वजह नहीं थी। वो पहले फजूल बोलती आई थी, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसके अल्फाज, इजहार और बोलने के लिए वजह शायद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अमित से वो किसी भी किस्म की बात करना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि एक दूसरे कमरे में सोने के बावजूद भी वो कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सके थे। अन्या ने अपना टाइम टेबल ही इस तरह चेंज कर लिया था कि वो उस वक्त कमरे में जाती जब अमीश सो चुका होता और उसके उठने से पहले खुद उठकर नीचे आ जाती। दोनों एक बंधन में बंधने के बावजूद अभी एक नहीं हो पाए थे। अमीश, वो एक चीख मारकर उठकर बैठ चुकी थी। उसकी धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी, उसकी सांस भी फूली हुई थी और चेहरे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे थे जो डर और खौफ की वजह से माथे पर चमकने लगे थे। उसने बेड से उठकर साइड टेबल पर रखे हुए जग में से ग्लास में पानी डाला और पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। जब सांसें और धड़कन मामूल पर आ गई तो वो उठकर बेड पर आ गई। बेड की दूसरी साइड पर अमीश बेखबर सो रहा था। उसका चेहरा उसकी तरफ था। वो अपनी साइड पर आकर लेट गई और अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो आमतौर पर उसकी तरफ देखने से गुरेज बरतती थी, अब भी ऐसा ही किया। मरी से वो लोग 1 दिन पहले ही वापस आ गए थे और पूरे 1 हफ्ते अमीश ने किसी भी किस्म की बात नहीं की थी, किसी भी किस्म का कोई तासुर नहीं दिया था कि उसके अल्फाज ने उस पर क्या सितम ढाया है। अन्या ने अभी अभी डरावना ख्वाब देखा था। उसके लिए सोच कर ही उसे झरझरी आ गई थी। अगर वो ख्वाब सच होता, अगर वो हकीकत होती तो इससे ज़्यादा उससे सोचा ही नहीं गया। उसने अपना रुख अमीश की तरफ कर दिया था, फिर ढेरों दुआएं की थी अमीश की सलामती के लिए, ताकि उस पर किसी भी किस्म की कोई मुसीबत ना आए। और अपनी इस दुआ से वो खुद भी बहुत हैरान हुई थी और दानिस्ता उसकी नज़र अमीश के चेहरे की तरफ उठी थी। वो सोया हुआ था बेखबर, मगर उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। अगर देखा जाए इस सूरत हाल में खुश अगर ये नहीं थी तो खुश वो भी नहीं था। अगर वो बेसकून थी तो सुकून उसे भी नहीं था। अगर चैन उसका लुटा था तो उसे भी करार नहीं था। अगर जज्बात और एहसासात का कत्ल हुआ था तो उसके भी जज्बात और एहसासात का खून हुआ था। एक बिस्तर पर सोने के बावजूद वो एक नहीं हुए थे। उनके दिल अव्वल रोज़ से जुदा थे। अमीश जितने कदम बढ़ाता अन्या उतने कदम पीछे चली जाती। अन्या ने उसके चेहरे को गौर से देखा था और अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। ये पहला मौका था जब वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, वरना उसने सोचना और परखना बिल्कुल छोड़ दिया था। जैसे अभी वो टीवी देख रही थी, मगर उसका जहन अमीश के रवैये में उलझा हुआ था। यही वजह थी कि उसे अपने पास बैठते हुए अमीश की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था कि वो कब और किस वक्त आकर उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया और चैनल बदलने लगा था। वो बेख्याली से टेलीविज़न पर नज़रें जमाए हुए थे। वो देख तो टीवी की तरफ रही थी, मगर सोचे और ख्याल उसका अमीश में उलझा हुआ था। अमीश ने चैनल बदला तो उसका फेवरेट सॉन्ग टीवी में आ रहा था। उसने फुल वॉल्यूम कर दिया था। बाहों में चले आओ गाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी और वो एकदम चौंक गई थी। उसने पहले हैरानी से टीवी की तरफ और फिर साथ बैठे अमीश की तरफ देखा था, जो बहुत मगन अंदाज में गाना सुन रहा था। वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। उसकी आवाज़ पर पलटी थी, प्लीज़ अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो 1 कप चाय का बना दो। मरी से वापसी के बाद ये पहली बात थी जो उसने खुद मुखातिब होकर की थी। वो नीचे आकर उसके लिए चाय बनाने लगी थी, मगर उसकी सोच का धारा अभी भी अमीश के गिर्द घूम रहा था। तुम्हारे होंठ जब हिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेरा नाम मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। उसे अमीश की कही हुई बात याद आई थी। मिस्टर और मिसेस फराज शादी पर गए हुए थे और अब थोड़ी देर बाद उन दोनों को भी जाना था। शादी के बाद ये पहला मौका था अमीश के ख़ानदान से मुकम्मल तारुफ का और वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो क्या करे, क्या रिएक्ट करेंगे उसके ख़ानदान वाले। वो चाय बनाकर ऊपर अमीश के लिए ले आए और उसे पकड़ाकर वापस मुड़ने लगी। जब वो बोला, क्या करने लगी हो? वो कंफ्यूज हो गई और हाथ मसलते हुए बोली, कुछ नहीं, बस। जब कुछ भी बात न बन सकी तो फिर उससे पूछने लगी, कोई काम था? और सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। नहीं, तुमने अपने कपड़े प्रेस कर लिए? वो जवाब देकर फिर पूछने लगा। नहीं, वो मुजरमाना अंदाज में बोली। तो जल्दी से कर लो।
हमें शादी पर जाना है। वो अपनी बात कहकर खामोश हो गया। अब वो उसे क्या कहती। वो खामोशी से अपनी वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई और बेध्यानी में कपड़े इधर से उधर करने लगी। 15 मिनट वो वहीं पर खड़ी रही। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अमीश पहले तो उसको देखता रहा, फिर जब उसने देखा कि उसका ध्यान कहीं भी नहीं, वो बेध्यानी में कपड़े इधर से उधर कर रही है, तो वो उठकर उसके पास आ गया और बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होकर उसकी हरकतों सकनात देखने लगा। तुम पिछले 15 मिनट से यूं ही खड़ी हो। अमीश की आवाज़ पर वो उछली तो पड़ी थी। फौरन घबरा कर पीछे चेहरा हटाया था। वो उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था, इतना कि वो एकदम गड़बड़ा गई थी। उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम शायद कपड़े निकालने आई थी। वो उसकी कैफियत को नज़रअंदाज करके फिर बोला तो वो बामुश्किल बोल सकी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इन कपड़ों में देखोगी तो अगले 24 घंटों तक भी तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या पहनो। अमीश ने उसका ध्यान अपने खाने की तरफ मबजूल कर पाया, जिनमें वो हाथ डाले खड़ी थी। एकदम ही उसकी नज़र पड़ी थी। उसे समझ में नहीं आया वो क्या करे। इससे पहले कि तुम आधा घंटा और यहाँ पर लगा दो, मैं ही निकाल देता हूँ। वो उसे फिर अपना खाना खोलते हुए देखकर बोला और आगे बढ़कर उसका कैबिनेट खोलकर उसके कपड़े निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गया। बामुश्किल तमाम उल्टी हरकतें ख़त्म करके तैयार होकर नीचे आई थी, जहाँ अमीश पहले से तैयार हुआ मिला था, और वो उसे नीचे आता हुआ देखकर दरवाजे बंद करके खुद बाहर आ गया था। गाड़ी स्टार्ट करके वो अनिया का इंतज़ार करने लगा था। वो मेन दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके गाड़ी में आकर बैठ गई थी और उसके बैठते ही अमीश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। 15 मिनट में वो लोग शादी हॉल में मौजूद थे। कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वो अमीश के साथ अंदर हॉल में आ गई। उसने महसूस किया था कि एक ही निगाह उन दोनों की तरफ उठ रही हैं। कुछ में सताइश थी और कुछ में हैरानी। वो सीधी मिस्टर और मिसेस फराज की तरफ जा रही थी कि दरमियान में कोई कज़न आ गई और अमीश से हेलो हाय करने लगी और उसके देर से आने का सबब पूछने लगी। अमीश, ये कौन? अमीश का हाल अहवाल पूछने के बाद वो हानिया की तरफ पलटी। शी इज़ माई वाइफ, वो तारुफ करवाते हुए बोला, और ये है मिसेस अनिया अमीश फराज। वो खुशी और हैरत से अनिया की तरफ देखने लगी। हेलो अनिया, मैं अमीश की फ़र्स्ट कज़न नौरीन। वो खुश दिली से हाथ मिलाते हुए बोली तो अनिया ने भी खुश होकर हाथ मिला लिया। उसकी घबराहट और अजनबियत में काफ़ी हद तक कमी आई थी। नौरीन उससे पहले तो बातें करती रही, उसके बारे में पूछने लगी, इसके सारे दिन की और कुछ इधर उधर की बातें। फिर एकदम बोली, आओ मैं तुम्हारा सबसे तारुफ करवाऊँ। वो अनिया का हाथ पकड़ कर बोली, हाँ मैं आमिर लोगों के पास जा रहा हूँ, तुम इसे कंपनी दो। वो मुस्कुरा कर बोला। फिर वो सबसे उसका तारुफ कराने लगी। कुछ लोग तो बेशक खुश हुए और कुछ ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, ये शुरू से ऐसी है। इनका बेटा इनको छोड़कर अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया और तकरीबन 3 साल होने को आए। कोई ख़त कोई हाल अहवाल नहीं, इसीलिए चिड़चिड़ी हैं। वैसे भी अपनी बेटी के लिए अमीश पर इनकी नहायत करम नवाजी थी, मगर अमीश ही नहीं माना, और दूसरा वो तुम्हें पसंद करता था। मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम बोर तो नहीं हो रही हो? मिसेस फराज किसी औरत के साथ थी। वो उससे पूछने के लिए आई। भला आंटी मैं बोर होने दूंगी? नौरीन खुश दिली से बोली तो अनिया मुस्कुरा दी। बुशरा, ये मेरी बहू है अनिया। मिसेस फराज अपने साथ खड़ी एक औरत से बोली, बहुत प्यारी है। मुझे शक्ल से ही लग रहा था कि तुम ही अनिया हो सकती हो। तुम्हारी इतनी तारीफ़ सुनी थी कि तुमसे मिलने का इश्तियाक हो चला। माशाल्लाह बहुत अच्छी बेटी हो। वो मुस्कुरा कर बोली। वो किसी के बुलाने पर पलट गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, एक लड़का उनके पास आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम। आप? वो घबरा कर पीछे मुड़ी और फिर उस लड़के को पहचान कर बोली, आप वही हैं ना जो? आगे का फ़िक्रा कहते कहते वो रुक गई। जी मैं आमिर हूँ, अमीश का कज़न और दोस्त भी। आपसे कराची में मुलाकात हुई थी। वो मुस्कुरा कर बोला। अलबत्ता अनिया मुस्कुरा ना सकी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो चला गया, मगर अब अनिया का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वो किसी भी किस्म की कोई बात करे, इसलिए खामोश हो गई। वो अपने माजी को भूल जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे याद आए, मगर फिर भी किसी न किसी तरह वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। किसी ने सच कहा था कि माजी से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको तुम कह सकती हूँ? नौरीन आप जनाब से लगता था थक चुकी थी, इसलिए बेतकल्फ़ी से पूछने लगी तो वो मुस्कुरा दिया और सर हिला दिया। क्या तुम लोग मुझे पहले से जानते थे? वो डरते डरते पूछने लगी थी, मगर वो दरमियान में बोल पड़ी। जानते थे, इतनी अच्छी जान पहचान थी कि क्या बताऊँ। अमीश ने आपके बारे में क्या क्या बताया था, इसकी
प्यार की कहानी तो इतनी पॉपुलर है कि क्या बताऊँ। छोटे बड़े सब देखना चाहते थे कि लड़की में ऐसी क्या बात है जो उसने अमीश जैसे लड़के को अपना हसीर कर लिया, क्योंकि अमीश हमारे पूरे ख़ानदान में रिजर्व रहने वाला ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक है। हर लड़की सपने में उसको अपने साथ देखती रही थी, मगर एकदम तुम्हारी एंट्री ने उनका चाँद जो गोल्डन होने जा रहा था रोक दिया। अमीर जब भी कराची से लाहौर आता, हम सब इकट्ठे होकर उससे तुम्हारे बारे में सुनते, कैसी हो, क्या करती हो। और जब तुम लोग शादी करके वापस आए तो तुमसे मिलने का बेहद शौक़ था, मगर अमीश की वजह से तुमसे मिल नहीं सके। उसका कहना था कि अभी तुम इस पोजीशन में नहीं हो, वगरना हम तुमसे बहुत पहले मिल चुके होते, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान में दूसरी शादी है जो लव स्टोरी है। और मेरी दुआ है कि पहली स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी कामयाब जाए और इसको किसी की नज़र ना लगे। वो खलूस दिल से दुआ देते हुए बोली तो वो मशकूर और मोहब्बत से उसकी तरफ देखने लगी। फिर वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करती रही। कहीं दूसरी कज़न्स भी उन लोगों के साथ शामिल थी। हर कोई इश्तियाक से मिल रहा था। वापसी का रास्ता बहुत खुशगवार कटा था। वो जो जाते वक्त घबरा रही थी कि क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अलबत्ता वो लोग इंतज़ार में थे और वो बहुत खुश और मुतमईन थी। शादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया था जब वो खुलकर मुस्कुराई थी और पहले की तरह ढेरों बातें की थी। जब वो लोग घर पर आए तो अनिया ऊपर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मिस्टर और मिसेस फराज अभी भी नहीं आए थे। उनका सुबह आने का प्रोग्राम था। खुद उन दोनों को भी उन्होंने रोका था, मगर अमीश माजरत करके वापस आ गया। वो कपड़े बदलकर सरशारी से बेड पर बैठ गई और खुश दिली से मुस्कुराते हुए आज के दिन के बारे में सोचने लगी। आज कितना मातबर कर दिया था। वो खुश थी। हमीश जब कपड़े बदलकर वापस निकला तो वह बेड की पायंती पर सर टिकाकर मुस्कुरा रही थी। उसका ध्यान हमीश की तरफ नहीं था। वो अपने ख्यालों में गुम थी। वो जब टीवी ऑन करके बैठ गया तो अन्या एकदम अपने होशो हवास में वापस आ गई। थैंक यू अमीश। वो आज के अच्छे दिन गुजारने के लिए उसकी शुक्रगुजार थी कि उसकी कज़न ने, उसके ख़ानदान ने आज उसे मोतबर कर दिया था। इसीलिए वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मुझे समझती थी कि वो कभी किसी के सामने मोतबर नहीं होगी। उसे घर से भाग जाने वाली लड़की का खिताब मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ सब बहुत खुश दिली से मिले थे। किस सिलसिले में? रिमोट एक तरफ रखकर हैरानी से पूछने लगा। आज के दिन की वजह से, वो खुश दिली से बोली। आज क्या ख़ास बात है जो तुम खुश हो? वो साबका मूड से बोला। आज तुम्हारे ख़ानदान वालों ने मुझे कबूल कर लिया है, वो आराम से बोली। तो क्या पहले निकाल दिया था? वो या तो तंज कर रहा था या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल उसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी कि पहले मैं खुद को दूसरों की नज़रों में अपने लिए ज़िल्लत महसूस करती थी। मुझे लगता था कि दूसरे मुझे कबूल नहीं करेंगे। आज मैं मोतबर हो गई। तुम्हारे ख़ानदान वालों ने मेरे ख्याल को गलत साबित कर दिया। वो वजाहत पेश करते हुए बोली। तो क्या जब मेरे माँ बाप ने कबूल किया था तो तब तुम खुद को खुश नसीब महसूस नहीं करती थी? तब क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम मोतबर हो? आज ऐसी क्या ख़ास बात हो गई जो इस दिन तुम्हें महसूस नहीं हुई? वो अभी भी तंज कर रहा था। हमीश, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम आज तक लोगों की नज़र से देखती आई हो और तुमने कभी मेरे माँ बाप को वो इज़्ज़त नहीं दी जो तुम अपने माँ बाप को देती हो। तुम वैसा ही सोचती हो जैसा लोग सोचते हैं। वो अनिया की बात काट कर बोला। और अगर देखा जाए तो हर इंसान के खुद साख्ता मफरूज़े ही होते हैं जो इंसान को ऐसा सोचने पर मजबूर करते हैं। किसी इंसान की तब तक कोई मजाल नहीं है कि कोई दूसरा शख्स उसकी ज़िंदगी में आकर बातें बनाए। इंसान खुद को जब कमज़ोर कर लेता है या दूसरे लोगों के रहमो करम पर खुद को छोड़ देता है तो वो ऐसे ही बातों के बारे में सोचता है। अगर तुम अव्वल दिन से ये सोचती कि अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप छीन गए हैं तो बदले में खुदा ने तुम्हें दूसरे माँ बाप भी तो दिए हैं, तुम अकेली तो नहीं। और मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप ने आज तक अपने रवैये से ये साबित होने नहीं दिया कि तुम माँ बाप के घर से निकाली गई हो या तुम उनके बेटे की पसंद हो, हमारी पसंद नहीं हो। और ये हमारे घर के असूल और रवायत ही नहीं, ये हमारे घर की साख्त ही शुरू से इतनी मजबूत है कि कोई दूसरा शख्स हमारे घर की तरफ उंगलियां उठाकर बात नहीं कर सकता। वो सांस लेने को रुका था। और जहाँ तक मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ है, अगर तुम्हें मेरे घर वाले कबूल ना करते तो मेरा ख़ानदान भी आज ऐसा रवैया ना अपनाता। वो तुम्हें भी धुतकार देते और तब तुम क्या करती? तब तुम क्या खुद को मोतबर महसूस करती? और वैसे भी अन्या, मेरे माँ बाप ने तुम्हें इसीलिए कबूल किया कि तुम मेरी पसंद हो, तुम मेरी बीवी हो। वो पल भर के लिए उसकी तरफ देखने लगा था। अगर उन्हें तुम्हारे रवैये और सलूक के बारे में इल्म हो जाए, उन्हें इस कमरे में गुजरने वाले लम्हात के बारे में पता चल जाए, तो वो क्या तुम्हारे साथ वो रवैया रखना चाहेंगे? और मेरे ख्याल में
तब तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ साथ मेरे ख़ानदान वाले भी मोतबर ना कर सकें। तुम्हें मोतबर करने वाली हैसियत क्या है? तुम किस रिश्ते के बिना पर ख़ुद को मोतबर महसूस कर रही हो? उस रिश्ते को तो तुम भी अच्छी तरीके से निभा नहीं पाती, तो मोतबर किस तरह हो गई? वो आखिर में मुस्कुरा कर बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया शर्मिंदगी और तजलील के एहसास से वहाँ खड़ी की खड़ी रही थी। हमेशा आज उसे आईना दिखा गया था। गुज़श्ता रवैयों ने उसे जिस तरह ज़िक पहुंचाई थी, उसका एहसास वो उसे भी रुला गया था। आज वो उसे उसकी ही नज़रों में गिरा गया था। वो जो समझ रही थी कि वो आज मोतबर हो गई, तो वो आज सही मायनों में जलील हुई थी। आज उसे सचमुच अपने साबका रवैये से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर खुदा ने उससे कुछ छीना है तो दूसरी सूरत में उसे उन जैसे माँ बाप दिए थे, मगर वो फिर भी नाशुक्री थी। उसने आज तक उन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं किया था। वो इतने लोगों की गुनहगार थी कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसे उन सब लोगों से माफ़ी कैसे मिलेगी। उसकी आंखों से आज नदामत के आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी। अनिया बेटा, क्या आप लोगों में कोई नाराज़गी हुई है? मिसिस फराज टीवी देखती अनिया से पूछने लगी। नहीं नहीं, क्यों मामा, आपको ऐसा क्यों लगा? वो बुखला गई थी उनके एकदम इस सवाल से। मिसिस फराज काफ़ी दिनों से देख रही थी कि हमीश जो पहले कुछ ना कुछ बात कर लिया करता था या किसी न किसी बात पर मुस्कुरा लिया करता था, अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। खामोशी से आता था, माँ बाप से हल्की फुल्की बात करके अपने कमरे में चला जाता था, और अगर अनिया कोई चीज़ के मुतालिक पूछ रही होती तो साफ इनकार कर देता। पानी लेकर आती तो कह देता मुझे नहीं चाहिए। खाने का कहती तो कह देता कि मुझे भूख नहीं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी। वो कुछ दिनों से अजीब रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। वो जांचती हुई नज़रों से देखते हुए बोली, आई डोंट नो मामा, मेरे ख्याल में कोई बिज़नेस प्रॉब्लम होगी। उन्हें तसल्ली देती हुए बोली, बेटा अगर कोई बिज़नेस प्रॉब्लम है भी तो उसे डिस्कस करना चाहिए। हमसे ना सही तुमसे तो डिस्कस कर सकता है ना, आखिर तुम उसकी बीवी हो। वो उसको उसकी अहमियत के बारे में बता रही थी। मामा वो मुझसे तो शेयर नहीं करते। वो धीमे और मुजरमाना अंदाज में बोली। क्यों? आखिर क्यों शेयर नहीं करता तुमसे? आखिर तुम उसकी बीवी हो। अनिया बेटा, अगर वो किसी मकाम पर तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है तो बेटा ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे सही मकाम पर लेकर आओ, उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ। बेटा इस तरह अगर तुम नज़रअंदाज करोगी तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, वो किसी और तरफ मतवज्जे हो जाएगा, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी अनिया कि वो किसी और तरफ जाए या कोई और दिलचस्पियाँ अपनाए। अव्वल तो बेटा तुमको उसे कहीं और मतवज्जे ही नहीं करना चाहिए। आखिर को वो तुम्हें अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। आखिर मैं वो उसे जिस तरह बोली तो शर्मिंदा होती अनिया ने एकदम उनकी तरफ देखा। कहीं वो तंज तो नहीं कर रही? बेटा मैं तंज नहीं कर रही, ये बात हकीकत है कि वो अपनी पसंद से तुम्हें ब्याह कर लाया है। मगर बेटा ज़रूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें तंज और जली कटी बातें सुनाऊं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अब हमीश के मुकद्दर में ही इस तरह शादी लिखी थी, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि लोग मेरे घर की तरफ उंगली उठाएं। मेरी बेटी नहीं थी, तुम्हारे रूप में बेटी मिल गई, और मुझे क्या चाहिए? और रही लोगों की बातें, तो बेटा ये मुआशरा किसी तरह भी दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता। वो किसी न किसी तरह दुख में मुब्तला कर ही देता है, और अगर कोई मुसीबत में काम नहीं आता तो उससे ये भी उम्मीद न रखो कि वो खुशी में भी आपके साथ खुश होगा। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोली, और अनिया मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारे माँ बाप का कोई नेमुल बदल कोई और होगा, मगर बेटा तुम हमें अपने माँ बाप जैसा ही समझो। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं और फराज हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं। वो मोहब्बत से उसके हाथ पकड़कर बोली तो अनिया अपनी जगह शर्मिंदा हो गई। जिसने कभी भी प्यार भरी बात नहीं की थी, उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू झलक पड़े, और मिसेस फराज ने उसके गाल से अपने हाथों से आंसू साफ किया और उसे अपने गले लगा लिया। वो उनके सीने से लगकर खूब रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ममता की आगोश में आ गई हो। ठंडी छाँव में कदम रख दिया। आई एम सॉरी मामा, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दें। वो आंसू बहाते हुए बोली। बाहर खड़े हमीश की खुशी और हैरत से मिले जुले तासुरात थे। वो ये मंज़र देखकर जिस कदर खुश हुआ था ये वही जानता था। वो अभी ऑफिस से वापस आया था। ये उसकी शुरू से ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी उसकी माँ के साथ बिल्कुल ऐसा सलूक करे जैसा बेटी अपनी माँ के साथ करती है। वो अनिया को भी ऐसा ही देखना चाहता था, और आज उसका ख्वाब पूरा हो गया था। वो खुशी के बेपाया एहसास के साथ वापस मुड़ गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो बर्तन धोते हुए बोली। आज तुम बिल्कुल बीवी लग रही हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा गुस्सा और फिर उसका इजहार करने का तरीका। वो खोए खोए से अंदाज में बोला तो बर्तन धोती अनिया के हाथ एक पल के लिए रुके थे। वो आज पहली बार उससे आराम से और दिल से बातें कर रही थी।
वो हर बात भूल चुकी थी और रमेश के इस तरह कहने पर उसने रमेश की तरफ देखा था। वो प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। अन्या तमाम बर्तन धोकर समेट चुकी थी और फिर साथ ही किचन से बाहर चली गई थी। रमेश अभी भी वहीं खड़ा था, उसी पोजीशन में, उसी अंदाज में। रमेश हैरानी से अन्या की तरफ देख रहा था, जो उसके सीने से लगी सो रही थी। रात के किस पहर वो उसके साथ लगी थी, ये वो जान नहीं पाया था, मगर उसने काफ़ी अरसे से उसे ऐसे ही अपने साथ सोए पाया था और हमेशा उस सपने के सच होने की वो दुआ मांगा करता था। मगर आज ये हकीकत था तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो काफ़ी देर तक उसे ऐसी ही नज़रों से देखता रहा था, जो बहुत मज़े से सो रही थी। वो किसी किस्म का कोई तासुर नहीं दे सका था, मगर उसने सोच रखा था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन आया तो वो उसे अपनी बाहों में भरेगा। रमेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया था और अन्या नए सिरे से उसके बाजुओं में बिखरती चली गई थी। उसके सीने पर सर रखकर वो रो रही थी और रमेश उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए खामोश करवा रहा था। अन्या देखो, अगर अब तुम खामोश ना हुई तो मैं भी रोने लगूंगा। उसकी बात पर उसने जल्दी से आंखें साफ की थी और वो उसकी हरकत पर हंस दिया था। उसने खफकी से उसकी तरफ देखा था। आप क्यों रोएंगे? वो मासूमियत से बोली थी। इतने अरसे मुझे सता कर कहती हो, मैं क्यों रोऊंगा? वो उसे दोबारा सीने से लगाते हुए बोला था। सताया मैंने है या आपने मुझे सताया है? उसकी बात पर उसने झटके से उसे अलग किया था और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा था। आप ऐसे ही हैरान होते रहा करें, सच्ची बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली थी और साथ ही उसके सीने से लग गई थी। तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो, सच्ची समझ में नहीं आता मैं कैसे तुम्हारे जादू के असर से निकलूँगा। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैं कभी भी निकलने नहीं दूँगी। कैसे? आपको अपने दिल से, अपनी दुनिया से और अपने वो उससे एक झटके से अलग हुई थी और एक ज़ोरदार मुक्का उसके सीने पर रसीद किया था। वो हंसता ही चला गया था। वो उसकी चालाकी पर बोली थी, बहुत चालाक है, अपने मतलब की बात मुंह से निकलवा ली। वो मसनूई खफकी से बोली तो वो भरपूर कहका लगाकर बोला, तुम भी तो मुश्किलों से कुछ बोली हो, मैं कैसे ये मौका हाथ से जाने देता। उसके हाथ पर वो बात पर वो मुस्कुरा दी थी। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। वो उसका हाथ पकड़ कर बोला था, है आज क्या जो हुआ मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। अन्या हंसती ही चली गई। अन्या हंस रही थी खुलकर। कुफर टूट चुका था और उसका कहका पूरे घर में गूंज उठा था। तो ये था आज का नावल। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मैं इस नावल में आप लोगों को कहती ही चलूँ कि मैं नीलम रियासत का जो नावल स्टार्ट किया, इंशाल्लाह उसको जल्दी कंप्लीट कर दूँगी। बल्कि इनफैक्ट मैं उसके एपिसोड्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बीच में गैप आ गया था। और इसके अलावा हाल ही में कंप्लीट हो चुका है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अपलोड करने में टाइम लग सकता है क्योंकि उसकी मैंने काफ़ी एपिसोड्स बना ली थी, तो वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने हाल ही में स्टार्ट करना है, उसकी फ़र्स्ट एपिसोड आप लोगों को यहाँ से मिलेंगी और बाकी के एपिसोड्स आप लोगों को फॉरएवर बुक हेवन, नहीं हाँ बुक हेवन चैनल ही है, मैं भूल जाती हूँ यार, उसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।